एल अध्याय 241 दो पवित्र प्राणी। हानसेन ने ब्लेडस्टॉर्म का उपयोग करके उस प्राणी पर हीरे की तलवार से वार किया। भाले और तलवार आपस में टकरा गए। हानसेन उस प्राणी की अद्भुत शक्ति से तलवार समेत उड़ गया। हानसेन प्रथम ईश्वर के अभयारण्य में सभी मनुष्यों में सबसे ऊपर था। हालांकि वह पवित्र रक्त प्राणी के प्रहार को रोक नहीं सका। हवा में कुछ फीट ऊपर उछाले जाने के बाद वह खुद को रोकने से पहले काफी देर तक पानी के मैदान में लुढ़कता रहा। लू वेनान, जो गेंडा घोड़े पर चुपके से हमला करने की कोशिश कर रहा था, हक्का बक्का रह गया। वह हानसेन की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था और हानसेन भी दंग रह गया। लू वेनान ने जब देखा कि पवित्र रक्त का प्राणी उसकी ओर मुड़ गया है तो वह तेजी से भाग गया। भागते हुए उसने चिल्लाकर कहा, भाई चलो भागो, ये हमारी क्षमता से बाहर है। पवित्र रक्त वाले प्राणी ने लू वेनान पर तेजी से वार किया, लेकिन लू वेनान का कदम कमाल का था। वह मछली की तरह छटपटाता हुआ दूर चला गया और अपने लोहे के पंखों वाले पक्षी को बुलाकर खुद को आकाश में ले गया। पवित्र रक्त प्राणी ने लू वेनान का पीछा नहीं किया, बल्कि हानसेन की ओर मुड़ गया। गेंडा घोड़ा इतना तेज था कि वह तुरंत हानसेन के सामने था और भला उस आदमी तक पहुंचने वाला था। धमाका! हानसेन ने अचानक खूनी हत्यारे को बुलाया और जल्दी से अपना रूप बदल लिया। हीरे की तलवार फिर से भाले से जोरदार आवाज और चमक के साथ टकराए। आकार बदलने वाली जानवर आत्मा का इस्तेमाल करने के बावजूद हानसेन को खुद को संभालने से पहले पीछे हटना पड़ा। दोनों खूंखार राक्षसों में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। ऊपर आसमान में मौजूद लू वेनान दंग रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र रक्त वाला प्राणी इतना शक्तिशाली होगा। स्टील आर्मर शेल्टर में डॉलर वाकई एक सेलिब्रिटी था। कुछ समय पहले ही उसने रहस्यमयी द्वीप पर अकेले ही पवित्र रक्त वाले प्राणी को मार डाला था और स्वर्ग के पुत्र को भी हरा दिया था। इतना ताकतवर आदमी इस प्राणी को हरा पाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था, जो लू वेनान की कल्पना से परे था। हानसेन भी हैरान था। ये पवित्र रक्त प्राणी पवित्र देवदूत से जरा भी कमजोर नहीं था। हथियार चलाने का उसका कौशल भी इतना अद्भुत था कि ब्लेडस्टॉर्म कमजोर लगने लगा। हालांकि हानसेन ने धूर्त लोमड़ी राजा और काले पंखों वाले जानवर राजा के साथ साथ शक्तिशाली पवित्र देवदूत को भी देखा था, फिर भी वह इस पवित्र रक्त प्राणी के भला कौशल पर अचंभित था। उसका मानना था कि प्रथम ईश्वर के अभयारण्य में भला कौशल में इस प्राणी की बराबरी बहुत कम लोग कर सकते हैं। भाई चलो अब चलें, लू वेनान ने आकाश में हानसेन से चिल्लाकर कहा। हालांकि हानसेन उस जीव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर भी वह पीछे हटना नहीं चाहता था। उस पवित्र जीव के लिए उसे तुरंत मारना इतना आसान नहीं होता, इसलिए वह ये परखना चाहता था कि उस जीव की कमजोरी क्या है। बहुत जल्द हानसेन उस जीव के अजीबोगरीब भाला कौशल से आकर्षित हो गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह जीव भाले से सिर्फ छुरा घोंपेगा और भाला घुमाएगा, हानसेन ने पाया कि छुरा घोंपने और भाला घुमाने दोनों में ही एक जबरदस्त घूमने वाली शक्ति होती है। जब प्राणी वार करता था तो घूमती हुई शक्ति भाले को एक ऐसे ड्रिल में बदल देती थी जो किसी भी चीज को भेद सकता था, यहां तक कि पवित्र रक्त कवच को भी। जब भाले का प्रयोग किया जाता था तो यह एक उत्तम ढाल बन जाता था, क्योंकि भाले को छूने वाली कोई भी चीज उड़ जाती थी। शानदार भाला कौशल! हानसेन उसे लड़ते हुए देख रहा था। हालांकि वह अभी भी यह नहीं समझ पा रहा था कि पवित्र रक्त वाला प्राणी इसे कैसे काम में ला रहा है। चूंकि हानसेन उस जीव से लड़ना जारी नहीं रख पा रहा था, उसने म्याउथ को उसकी परिवर्तित अवस्था में बुलाया। म्याउथ ने खुद को उस जीव पर फेंक दिया, जबकि यूनिकॉर्न घोड़े ने अचानक उसे एक लात मारी। म्याउथ को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी और वह अचानक हवा में उछल गया। सौभाग्य से म्याउथ बहुत ताकतवर था और लात से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। उसके मुंह के कोने पर थोड़ा खून लगा हुआ था। वह गुर्राया और यूनिकॉर्न घोड़े की ओर दौड़ा। हानसेन ने म्याउथ को वापस ले लिया और अपने पंख फड़फड़ाकर ऊपर उड़ गया, जिससे वह प्राणी अकेला रह गया। हे भगवान, ये कितना डरावना था! अंधेरे दलदल में इतना भयानक पवित्र रक्त वाला प्राणी कैसे हो सकता है? लू वेनान ने लोहे के पंखों वाले पक्षी को हानसेन के पास उड़ने के लिए नियंत्रित करते हुए कहा। मैं सही था, यह एक पवित्र रक्त प्राणी नहीं बल्कि दो थे। हानसेन अभी भी ऊपर से पवित्र रक्त प्राणियों को घूर रहा था। तुम्हारा मतलब है कि माउंट एक स्वतंत्र पवित्र रक्त प्राणी था? लू वेनान को अचानक उसकी बात समझ आ गई और वह चिल्लाया, तो फिर हम कैसे जीत सकते हैं? हानसेन ने पवित्र रक्त वाले प्राणी को देखा और चुप रहा। यह अभी भी संभव था। उसके पास म्याउथ था, जिसका इस्तेमाल यूनिकॉर्न घोड़े का ध्यान भटकाने के लिए किया जा सकता था। हालांकि हानसेन सवारी करने में माहिर नहीं था और म्याउथ की पीठ पर बैठकर लड़ नहीं सकता था। इसके अलावा उस पवित्र रक्त प्राणी के भाले चलाने के कौशल इतने अजीब थे कि हानसेन को कोई उपाय नहीं सूझा। वह केवल स्पार्टिकल का उपयोग करके ही इतनी देर तक लड़ पाया, जिससे उसे उस प्राणी के कई प्रमुख हमलों से बचने में मदद मिली। यदि वह म्याउथ की पीठ पर होता तो वह स्पार्टिकल का उपयोग नहीं कर पाता, जिससे वह प्राणी के हमले के प्रति असुरक्षित हो जाता।
इसके अलावा उसे खूनी कातिलों की ताकत उधार लेनी पड़ी, जिससे वह सवारी का उपयोग करने में असमर्थ हो गया। उसने इस बारे में सोचा और निर्णय लिया कि म्याऊथ केवल ध्यान भटकाने का काम कर सकता है और उसे ही लड़ाई करनी होगी। तुम वैसे भी उड़ नहीं सकते, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मैं इस बार तुम्हें हरा नहीं पाया तो मैं 10 बार और आऊँगा। एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर मार डालूंगा, हान सेन ने मन ही मन सोचा। फिर उसने लू वेनान के साथ आराम करने के लिए एक जगह ढूंढी, जब तक कि वे उस जीव से दोबारा लड़ने के लिए तैयार नहीं हो गए। जब वह ठीक हो गया तो हान सेन पानी के मैदान में चला गया। गंतव्य तक पहुंचने से पहले हान सेन ने एक झील से पवित्र रक्त वाले प्राणी को निकलते देखा, जिसे देखकर हान सेन हैरान रह गया। हान सेन को झील में कुछ भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि वह काफ़ी उथली थी। झील के पानी में और उसके आसपास खूब घास उगी हुई थी। इसके अलावा वहाँ कुछ खास नहीं था। हो सकता है कि वह आदमी सफाई का दीवाना हो और नहाने नीचे गया हो, लेकिन उसे तो अपनी सवारी छोड़ देनी चाहिए थी। हान सेन कारण नहीं बता सका और उसने इस बारे में भूल जाने का फैसला किया। उसने हीरे की तलवार उठाई और म्याऊथ को बुलाया और खूनी हत्यारे के रूप में उस जीव पर हमला कर दिया। हान सेन और म्याऊथ ने मिलकर उस जीव से लड़ाई की, लेकिन वे सिर्फ 20 मिनट तक ही टिक पाए। उस जीव का भाला कौशल इतना ज़बरदस्त था कि हान सेन के हाथ सिर्फ जेड स्किन और स्पार्टिकल की बदौलत ही काम कर पा रहे थे। यहाँ तक कि उसका पवित्र रक्त कवच भी टूट गया। हान सेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के म्याऊथ को वापस ले जाने के लिए उड़ान भरी। अगर म्याऊथ न होती तो हान सेन 20 मिनट भी नहीं टिक पाता। अपने पंखों की मदद से हर बार बचाते हुए हान सेन ने 1 सप्ताह तक कभी कभार उस प्राणी से लड़ाई की। भाई, आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्यों न हम दूसरों की मदद लें। लू वेनान ने हान सेन को लगातार असफल होते देखा और चिंतित हो गया। हालांकि हान सेन मरेगा नहीं, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह उस जीव का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि हान सेन बार बार असफल हो रहा था, फिर भी उसे उस जीव के अजीबोगरीब भाले के हुनर समझ आने लगे। अब उसे उस जीव से भी ज्यादा भाले के हुनर में दिलचस्पी हो गई थी। इस जीव का भाला न केवल घूमता था, बल्कि दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों दिशाओं में घूम सकता था। जब इसे दक्षिणावर्त घुमाया जाता तो इससे छूने वाली कोई भी चीज़ उछल जाती। जब इसे वामावर्त घुमाया जाता तो इससे छूने वाली कोई भी चीज़ अंदर खींच ली जाती। ये यिन यांग ब्लास्ट के समान था, जो यिन बल और यांग बल को मिलाकर समान प्रभाव प्राप्त कर सकता था। यिन यांग ब्लास्ट की तरह दक्षिणावर्त और वामावर्त स्पिन भी प्रतिद्वंद्वी के मनोविज्ञान को समझने पर बहुत अधिक निर्भर करता था, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग के समान था। पवित्र रक्त वाला प्राणी इतना दुर्जय था कि वह हमेशा घूमते हुए बल का प्रयोग कर सकता था, जिससे हान सेन हैरान रह जाता था। हान सेन अपने प्रतिद्वंद्वी को धोखा देने में माहिर था, फिर भी वह प्राणी हमेशा उसकी गतिविधियों का अनुमान लगा सकता था और उसके अनुरूप बल का प्रयोग कर सकता था। क्या ये सचमुच मेरे मन को पढ़ सकता है? हान सेन ने सोचा। लू वेनान बहुत परेशान हुआ और हान सेन से बोला, भाई, तुम कोशिश करते रहो। मैं आसपास कुछ उत्परिवर्ती जीवों का शिकार करूंगा और अन्य पवित्र रक्त जीवों को ढूंढने की कोशिश करूंगा। इन दिनों लू वेनान ने हान सेन की अनगिनत नाकामियां देखी थीं और अब वह हार मान चुका था, और मदद मिलने पर भी इन 2 पवित्र प्राणियों को मारना मुश्किल था। उनकी गति और ताकत के कारण लोगों का एक बड़ा समूह भी उन्हें भागने से नहीं रोक सका। हान सेन सहमत हो गया और अभी भी सोच रहा था कि पवित्र रक्त प्राणी उसके दिमाग को कैसे देख सकता है। उसने इन दिनों में इस जीव के साथ हुई सारी लड़ाइयों के बारे में सोचा और उसे और भी यकीन हो गया कि यह जीव उसके मन की बात समझ सकता है, वरना इस जीव के लिए हर बार सही फैसला लेना नामुमकिन था। अगर यह सचमुच मेरे मन को पढ़ सकता तो नियमित हमले काम नहीं करते, हान सेन ने अपनी ठुड्डी को छूते हुए सोचा। अगर वह उन जीवों को हराना चाहता था तो उसके लिए एकमात्र उपाय यह था कि वह अपनी असली ताकत को छुपाए। भले ही वह पवित्र प्राणी किसी के मन को भांप लेता, लेकिन वह सबसे अच्छा यही कर सकता था कि हमले का निशाना क्या है ये बताए, बजाय इसके कि किस तरह की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे हासिल करने के लिए यिन यांग ब्लास्ट एक बेहतरीन विकल्प था। एक ही प्रहार से यिन बल और यांग बल पूरी तरह से अलग प्रभाव पैदा करते, जो इस प्राणी को हराने के लिए एकदम सही था। हालांकि हान सेन अभी भी चिंतित था। दुर्भाग्य से मैंने अभी यिन यांग ब्लास्ट शुरू किया है और इसकी पूरी क्षमता का उपयोग भी नहीं कर सका। अगले 2 दिनों में हान सेन ने उन जीवों से कई बार लड़ाई की और उसे इस बात का और भी यकीन हो गया कि वह जीव बता सकता है कि उसका लक्ष्य क्या है। हान सेन को यिन यांग ब्लास्ट का अभ्यास शुरू करना पड़ा, जो एकमात्र तरीका था जिसके माध्यम से वह अकेले जीवों को मार सकता था। ज्यादा लोग वास्तव में मददगार नहीं होते, क्योंकि ये जीव कभी भी भागने में कामयाब हो सकते हैं। और हाँ, हान सेन ऐसे खास पवित्र रक्त वाले जीवों को दूसरे लोगों के साथ साझा करने को तैयार नहीं था। हान सेन के लिए यिन यांग ब्लास्ट का अभ्यास करना काफ़ी आसान था, क्योंकि उसने पहले ही बड़ी संख्या में जीनो पॉइंट जमा कर लिए थे। हालांकि यिन बल और यांग बल के बीच स्विच करना आसान नहीं था।
हान सेन ने जीवों से लड़ाई के दौरान बल बदलने का कुछ अनुभव प्राप्त किया था और कुछ प्रगति भी की थी। फिर भी यिन यांग ब्लास्ट के पहले चरण तक पहुंचने और बलों का सही ढंग से उपयोग करने में उसे आधे महीने से ज़्यादा समय लगा। शुरुआत में लू वेनान कभी कभार वापस आ जाता था, हालांकि हाल ही में हान सेन उसे बहुत कम देखता था। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि लू वेनान ने हार मान ली है या दूसरों की मदद लेने चला गया है। आसपास कोई न होने पर हान सेन ने अपने धनुष बाण से उन पवित्र रक्त प्राणियों पर निशाना साधने के बारे में सोचा। हालांकि उसके पास पवित्र रक्त वाले पशु आत्मा का तीर भी नहीं था। अगर वह उस प्राणी को मार भी देता तो भी एक उत्परिवर्ती तीर से उतना नुकसान नहीं हो सकता था। सौभाग्य से हान सेन यिन यांग ब्लास्ट के पहले चरण तक पहुंच गया था और इसे आजमाने के लिए तैयार था। गहरी सांस लेते हुए हान सेन ने हीरे की तलवार अपनी पीठ पर लाद ली और खूनी हत्यारे का रूप धारण कर लिया। मुठ्ठियां भींचते हुए उसने खुद को पवित्र रक्त वाले जीवों पर फेंक दिया। उसने हीरे की तलवार का उपयोग नहीं किया। इसका कारण यह नहीं था कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि यह था कि यिन यांग ब्लास्ट में उसका स्तर इतना पर्याप्त नहीं था कि वह अपने हथियार में शक्तियों को एकीकृत कर सके। इस बार हान सेन पूरी तरह से एकाग्र था। तलवार के बिना अगर कोई गलती करता तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि ये जीव यहाँ क्यों रुके हुए थे। हान सेन लगभग 1 महीने से यहाँ था और दोनों जीव यहाँ से जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखते थे। वे हमेशा झील के आसपास ही रहते थे और कभी कभी झील में भी। हान सेन को फिर से यहाँ देखकर जीवों को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। शूरवीर ने तुरंत हान सेन पर अपना भाला चलाया, जो लगभग तुरंत ही हान सेन की गर्दन तक पहुंच गया। हान सेन ने गुर्राते हुए स्पार्टिकल का उपयोग किया और अपने 4 खुरों से तेजी से भाले को चकमा दिया। फिर हान सेन ने शूरवीर पर अपनी मुट्ठी फेंकी, जिसने तुरंत अपने भाले से उसके वार को रोक दिया। मुट्ठी भाले से टकराए, भाला अचानक दक्षिणावर्त घूम गया और हान सेन की मुट्ठी को उछालकर दूर ले जाने वाला था। हान सेन इस बात से बहुत खुश था कि अब वह देख सकता था कि यह प्राणी केवल अपने लक्ष्य को हमला करने के लिए कह सकता था, लेकिन यह नहीं कि वह किस प्रकार का बल प्रयोग कर रहा है। दक्षिणावर्त घूमती हुई शक्ति ने उसकी मुट्ठी को दूर नहीं भगाया, बल्कि उसकी मुट्ठी को तेजी से प्राणी की छाती की ओर खींच लिया। हान सेन शूरवीर के चेहरे पर वार करना चाहता था, लेकिन वह अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके कारण वार प्राणी के सीने पर लगा। हान सेन झटके के बाद जल्दी से पीछे हट गया, क्योंकि यूनिकॉर्न घोड़ा पहले ही उसकी ओर आ चुका था। सौभाग्य से लगभग 1 महीने में हान सेन ने देखा था कि कैसे माउंट कई बार लड़ता है और वह इसके लिए तैयार था। मैंने यिन बल का इस्तेमाल किया, जिसका उस पर कुछ असर होना चाहिए। हान सेन परिणाम के बारे में निश्चित नहीं था। उस जीव ने हान सेन को लाल आंखों से घूरा और फिर हमला नहीं किया। 1 सेकंड बाद उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। हान सेन को सुखद आश्चर्य हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि यिन शक्ति का इतना गहरा भेदन प्रभाव होता है। उसका मानना था कि इस प्राणी का कवच किसी भी पवित्र रक्त कवच से कमजोर नहीं है, जबकि वह अभी भी यिन शक्ति का इस्तेमाल करके उसके आंतरिक अंगों को चोट पहुंचाने में सक्षम था। दहाड़, जब हान सेन उत्तेजित हो रहा था, उसने अचानक पवित्र रक्त प्राणी को गुर्राते और हाथ में भाला लेकर पहले से भी अधिक गति से हमला करते देखा। हान सेन अब बिना हथियार के उससे लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने अपनी हीरे की तलवार निकाली और उसके हमले को रोक दिया। टकराना, जब उनके हथियार आपस में टकराए तो हान सेन अपना संतुलन खो बैठा और पीछे हट गया, जबकि पवित्र रक्त वाले प्राणी के मुंह से खून बह रहा था। भाले के अपने भयंकर कौशल से वह प्राणी अजेय था। ये तो बहुत अजीब है। चोट लगने के बाद यह और भी ज्यादा मजबूत कैसे हो गया? हान सेन ने 2 बार झेलने के बाद हार मान ली। उसने जल्दी से म्याउंट को बुलाया ताकि शूरवीर का ध्यान भटक जाए और वह खुद उड़ जाए। जब वह हवा में ऊपर था, हान सेन ने म्याउंट को वापस ले लिया और सोचा कि वह सुरक्षित है। अचानक ठंड लगने पर उसने और ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक काली बिजली आकाश में कौंधी और हान सेन के एक पंख पर जोरदार घुमाव के साथ टकराए। दरार, हालांकि पंख भी पवित्र रक्त के कवच से ढके हुए थे, फिर भी वे भाले की तेज भेदी गति को रोक नहीं पाए। भाले ने एक पंख को छेद दिया। हान सेन पसीने से लथपथ था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि भाले ने सिर्फ उसके पंख को चोट पहुंचाई। अगर भाला उसके शरीर में होता तो अब तक उसकी मौत हो चुकी होती। उसकी सहज बुद्धि और लड़ाई झगड़े और शिकार से अर्जित अनुभव ने उसकी जान बचाई। हान सेन को अपने घायल पंख को घसीटना पड़ा और हवा में अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ी। वह नीचे नहीं गिर सकता था, वरना वह पवित्र प्राणी उसे जरूर पकड़ लेता। किसी कारणवश पवित्र रक्त प्राणी ने उसे जाने देने का निर्णय लिया और अपना भाला लेने के लिए चला गया। हान सेन ने राहत की सांस ली, अपने पंख वापस लिए और घास पर उतरा। मैंने पवित्र रक्त वाले प्राणी को मारा और वह खून उगल रहा था। मुझे विश्वास है कि जब मेरी उड़ने वाली पशु आत्मा वापस आ जाएगी तो मैं उसे हरा पाऊंगा। हान सेन अंदर ही अंदर उत्साहित हो गया।
इससे पहले कि उसके पंख ठीक हो जाएं, उसने रात में पवित्र रक्त वाले प्राणी पर एक नज़र डाली और पाया कि वह प्राणी फिर से स्वस्थ हो गया है। क्या क्या इस जीव में ठीक होने की इतनी ज़बरदस्त क्षमता है? हान सेन हक्का बक्का रह गया। अगर यह जीव रातों रात खुद ठीक हो सकता है तो उसके लिए उसे मारना नामुमकिन होगा। जल्द ही हान सेन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पवित्र रक्त का प्राणी अभी अभी झील से बाहर आया था। इतनी गंभीर चोट के साथ यह असंभव था कि उसने नहाने का फैसला किया हो। ये तो बस एक जीव है। मुझे नहीं लगता कि इसे नहाने में इतना मज़ा आता होगा। उस झील में ज़रूर कुछ अलग होगा, हान सेन ने झील को देखते हुए सोचा। हान सेन झील का पता लगाना चाहता था, लेकिन पवित्र रक्त वाला प्राणी उस क्षेत्र को छोड़ने को तैयार नहीं था, जिससे हान सेन को कोई मौका नहीं मिला। इसके अलावा हान सेन झील में कोई खतरनाक चीज़ होने की स्थिति में जोखिम नहीं उठाना चाहता था। मुझे झील की खोज करने से पहले पवित्र रक्त वाले जीवों को खत्म कर देना चाहिए। हान सेन ने पवित्र रक्त वाले जीवों को मारने का मन बना लिया था। अब उसे यिन यांग ब्लास्ट पर बेहतर पकड़ थी। अगर वह इसका और अभ्यास करता तो उसके लिए जीवों को मारना आसान हो जाता। बहुत जल्द हान सेन को एहसास हुआ कि इन जीवों को मारना आसान नहीं था। हालांकि बार बार होने वाली लड़ाइयों में हान सेन अपनी ताकत के अलग अलग इस्तेमाल से जीवों को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन झील में भीगने के बाद जीव हमेशा ठीक हो जाते थे, चाहे वे कितने भी गंभीर रूप से घायल क्यों न हों। जब तक हान सेन उन्हें सीधे न मार सके, उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। उन जीवों को सीधे मारना लगभग नामुमकिन था, जो चोट लगने पर और तेज और ताकतवर हो जाते। उस समय हान सेन की हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके आसपास रुक सके। लगता है मुझे उन्हें मारने से पहले ये समझना होगा कि झील में क्या हो रहा है। हान सेन आकाश में उड़ गया और ऊपर से झील को देखने लगा। झील लगभग 6 फीट चौड़ी, उथली और साफ थी। दिन के उजाले में तल पर उगते जलीय पौधों को देखना आसान था। जब शूरवीर झील में प्रवेश करने के लिए गेंडा घोड़े पर सवार होता तो उसके घोड़े का सिर अभी भी पानी के ऊपर होता। हान सेन ने चारों ओर देखा और कुछ जलीय पौधों के अलावा कुछ नहीं देखा। उसने झील में पवित्र रक्त वाले जीवों को ठीक होते भी देखा था। उन्होंने असल में कुछ नहीं किया और थोड़ी देर बाद ठीक हो गए। क्या ये पानी खास है और शायद इसीलिए ये जीव यहाँ से नहीं जा रहा? हान सेन ने अंदाज़ा लगाया, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि यही वजह है। डार्क स्वैम्प में ऐसी कई झीलें थीं। ये सभी झीलें बारिश से बनी थीं। चूंकि बाकी झीलों में कोई खासियत नहीं थी, इसलिए हान सेन ने नहीं सोचा था कि यह झील अलग होगी। झील में ज़रूर कुछ होगा, हान सेन ने खुद से कहा। काफ़ी देर तक ध्यानपूर्वक देखने के बाद भी वह ये नहीं बता सका कि उसमें क्या है। कम से कम कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इसे मार नहीं सकता, हान सेन ने निर्णय लिया और हर दिन उन दोनों प्राणियों से लड़ना जारी रखा। भाले से लगभग मारे जाने के बाद हान सेन ज़्यादा सावधान हो गया था। हवा में भी वह हमेशा हीरे की तलवार को कसकर पकड़े रहता और अपना ध्यान केंद्रित रखता। अगर पवित्र रक्त वाला प्राणी उसे फिर से भाले से मारने की कोशिश भी करता तो वह हीरे की तलवार से उसे रोक सकता था। जब हान सेन लगभग 2 महीने तक वहां रहे तो वे यिन यांग ब्लास्ट का उपयोग काफ़ी अच्छी तरह से करने में सक्षम थे, जो कि बाईशान द्वारा चुने गए पिछले उम्मीदवारों की तुलना में बहुत तेज था। बाईशान द्वारा चुने गए उन सैनिक स्वयंसेवकों को इस हाइपर जीनो कला में पारंगत होने में कम से कम 2 साल लगे और हान सेन को केवल 2 महीने लगे। हान सेन को नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह प्रतिभाशाली था, या इसलिए क्योंकि उसके पास बड़ी संख्या में जीनो पॉइंट थे, या इसलिए क्योंकि उसने जेड स्किन का अभ्यास किया था। इस समय हान सेन पवित्र रक्त वाले जीवों से अच्छी तरह लड़ सकता था, लेकिन हान सेन के लिए उन जीवों को मारना अभी भी मुश्किल था। शूरवीर अपने भयंकर भाले के कौशल के बिना भी हान सेन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इसके अलावा गेंडा घोड़ा हमेशा हान सेन को पीछे धकेलने के लिए खतरनाक हमला कर सकता था। हान सेन को अंदाज़ा नहीं था कि घुड़सवारी के हुनर इतने कारगर और व्यवहारिक हो सकते हैं। अब दोनों जीवों को साथ साथ काम करते देख उसका मन कर रहा था कि वह खुद घुड़सवारी सीख ले। उसने एकीकृत अनिवार्य शिक्षा में थोड़ा बहुत सीखा जरूर, लेकिन सिर्फ साधारण घोड़ों के साथ। उसने म्याउंट पर सवार होकर दुश्मनों पर हमला करने की भी कल्पना की थी, लेकिन उस स्तर तक पहुंचने में उसे काफ़ी समय और अभ्यास की ज़रूरत थी। लगता है मुझे कुछ जोखिम उठाने की ज़रूरत है। हान सेन फिर से जीवों को ढूंढने चला गया। इस बार उसने खूनी कातिलों या काले भरिंगों वाला कवच नहीं पहना, बल्कि जब आसपास कोई नहीं था तो उसने परी रानी को बुलाया। वह अचानक एक सुनहरे बालों वाली लड़की में बदल गया और उन जीवों को चुनौती देने लगा कि अगर कोई हथियार नहीं है तो वे उसे मार डालेंगे। अब तक तो सभी जीव हान सेन से नफरत कर चुके थे। उसे यहाँ देखकर शूरवीर ने तुरंत अपने भाले से हमला कर दिया। हान सेन ने भाले को चकमा देने के लिए स्पार्टिकल का उपयोग किया और प्राणियों के दूसरी ओर चले गए। गेंडा घोड़ा तुरंत दौड़ा और हान सेन को अपने सींग से टक्कर मारने की कोशिश करने लगा। वह इतना तेज था कि अगर हान सेन ने पवित्र रक्त का कवच पहना होता तो भी वह छुरा घोंप देता।
हालांकि हान सेन का इरादा स्थिर खड़े रहने का नहीं था। गैंडे वाले घोड़े की चाल उसे धीमी लग रही थी। एक और कदम बढ़ाकर उसने सींग को चकमा दिया और पवित्र रक्त वाले शूरवीर के कमर पर एक मुक्का मारा। चूंकि हान सेन ने खूनी कातिलों का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उनकी ऊंचाई उन्हें केवल शूरवीर की कमर तक पहुंचने की अनुमति देती थी। शूरवीर ने अपना भला वापस खींच लिया और हान सेन पर तान दिया। हान सेन को अपनी रक्षा के लिए अपनी मुट्ठी वापस खींचनी पड़ी। पवित्र रक्त वाले जीवों पर हमला करने की 1 दर्जन कोशिशें करने के बाद भी हान सेन उनके पास नहीं पहुंच पाया। परी रानी के साथ जीवों के लिए उसे चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल था। हालांकि खूनी हत्यारे की ताकत और गति के बिना हान सेन भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अंत में हान सेन को फिर से वहां से जाना पड़ा। दोनों जीव इतने ताकतवर थे कि उन्हें आसानी से नहीं मारा जा सकता था। आधा महीना और बीत गया और हान सेन अभी भी उन दोनों जीवों को नहीं मार पाया था। उसने उस जीव के बारे में सोचा जिसे वह खाना खिला रहा था और जो अब पवित्र रक्त वाला जीव बनने वाला था, और उसने घर जाने का फैसला किया। इन 2 महीनों के बाद हान सेन इन 2 पवित्र रक्त प्राणियों के बारे में अच्छी तरह जान गया था। प्रथम ईश्वर के अभयारण्य में हान सेन को नहीं लगता था कि कोई उन्हें अकेले मार सकता है। हालांकि हान सेन के पास एक आखिरी उपाय था। अंधेरे में हान सेन ने रंग बदलने वाले यंत्र का रूप धारण किया और झील की दिशा में चल पड़ा। पवित्र रक्त वाले जीव झील के दूसरी ओर थे, लेकिन हान सेन चलते समय अब भी विशेष सावधानी बरत रहा था। जब तक वह धीरे धीरे झील में नहीं उतरा, तब तक पवित्र प्राणियों को उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। उसने राहत की सांस ली। बहुत समय हो गया था जब कोई पवित्र प्राणी उसे छिपकर हमला करने पर मजबूर कर सका था। इस बार उसके पास झील में इंतजार करने और पानी में आने वाले जीवों पर वार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। चोट लगे या न लगे, ये जीव दिन में कई बार झील में नहाते थे। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि यह रस्म किस लिए थी। हान सेन को मौसम में कुछ खास महसूस नहीं हुआ। पवित्र रक्त वाले जीव झील में जल्दी ठीक हो सकते थे, जबकि हान सेन को गीलेपन के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वास्तव में जब हान सेन पहले झील के बारे में उलझन में था, तो उसने झील के पानी का नमूना लेने के लिए रंग परिवर्तक का रूप धारण कर लिया था और थोड़ा पानी पी लिया था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। जब हान सेन पानी में था तो उसने खुद को कुछ हरे भरे जलीय पौधों के पीछे छिपा लिया और अपने आप में बदल गया, क्योंकि वह आकार बदलने में बहुत देर तक नहीं टिक सकता था। हान सेन ने जब पवित्र रक्त वाले जीवों को पानी में उतरते देखा तो उसने पुनः रंग बदलने का निर्णय लिया। कुछ घंटों के बाद हान सेन ने पवित्र रक्त वाले जीवों को झील की ओर जाते देखा और तुरंत अपना रूप बदल लिया। हान सेन ने प्रेत चींटी कवच पहना हुआ था और 3 ब्लेड वाला हार्पून पकड़े हुए था। रंग बदलने वाले यंत्र के प्रभाव में हान सेन का शरीर और उसका सारा सामान पानी में समा गया। किसी को भी उसकी उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। हान सेन की हत्या करने की कला बेकार नहीं गई। जब वह अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था तो किसी भी प्राणी ने उसे वहां नहीं देखा। गेंडा घोड़ा पवित्र रक्त शूरवीर को लेकर झील के केंद्र की ओर चला, जहां हान सेन ने सोचा था कि वे होंगे। बिना एक बाल भी हिलाए हान सेन ने अपने पूरे शरीर को आराम दिया और जीवों के आने का इंतजार किया। आसपास के खतरे को न समझते हुए ये जीव अपने सामान्य स्थान पर आ गए। जब वे उस स्थान पर पहुंचने ही वाले थे तो गेंडा घोड़ा अचानक डर के मारे हिनहिनाने लगा और लात मारने लगा। एक लंबे घाव ने उसके पेट को लगभग चीर दिया। खून और अंदरूनी अंग पानी में गिर गए, जिससे उसका रंग लाल हो गया। शूरवीर तुरंत ही अपने घोड़े से पानी में गिर पड़ा। हान सेन उत्साहित था। उसका निशाना तो शुरू से ही यूनिकॉर्न घोड़ा था और बिना सवारी के शूरवीर को मारना ज्यादा आसान होता। पानी में जूझता हुआ गेंडा घोड़ा इतना घायल हो गया था कि लड़ नहीं पा रहा था। पवित्र रक्त योद्धा ने अपने भाले से हान सेन पर ताबड़तोड़ वार किए। हान सेन ने बगल में हटकर इस वार को चकमा दिया और उनकी दूरी कम कर दी। उसके 3 ब्लेड वाले भाले ने उस जीव पर वार किया। जीव ने अपना भाला उठाया और भाले को रोक दिया। अचानक हान सेन ने अपने बाएं हाथ से उस प्राणी की छाती पर जोरदार मुक्का मारा। वह जीव वाकई ताकतवर था और उसने तेजी से अपने भाले से हान सेन की मुट्ठी को रोक लिया। घूमते हुए बल से प्रभावित हुए बिना हान सेन की मुट्ठी भाले से बच गई और फिर भी जीव के सीने में लगी। यह शक्ति अचानक उसके कवच में घुस गई और उसके अंदरूनी अंगों को चोट पहुंचाई। पवित्र रक्त वाले प्राणी ने बिना अपना शरीर हिलाए अचानक खून थूका और भाले को हान सेन की ओर तेजी से घुमाया। हान सेन स्थिर रहा और अचानक पानी के साथ एक हो गया, जिससे पवित्र रक्त वाला प्राणी अस्थायी रूप से भ्रमित हो गया। पानी से बाहर कूदकर हान सेन ने उस प्राणी पर एक और मुक्का मारा, जिसने पिछले अनुभव से सीख लेते हुए भाला दूसरी दिशा में घुमा दिया। दुर्भाग्य से इस बार हान सेन यांग बल का इस्तेमाल कर रहा था। घड़ी की सुई की दिशा में घूमने के साथ हान सेन की मुट्ठी और भी तेजी से उस जीव की छाती की ओर खींच रही थी। धमाका! पवित्र रक्त वाला प्राणी छपाक से पानी में गिर पड़ा। हान सेन नहीं रुका और उसने खुद को उस प्राणी पर फेंक दिया।
पहले जब शूरवीर के पास उसका घोड़ा होता था तो हान सेन उसके पास नहीं जा सकता था, लेकिन अब वे दोनों पानी में थे और गेंडा घोड़ा मर रहा था। अब कोई रहस्य नहीं था कि यह कैसे खत्म होगा। पानी अचानक लाल हो गया और हान सेन ने आवाज सुनी, पवित्र रक्त प्राणी बीटल नाइट को मार दिया गया। बीटल नाइट की पशु आत्मा प्राप्त हुई। मांस अखाद्य। पवित्र रक्त प्राणी जादुई सींग मारा गया। कोई पशु आत्मा प्राप्त नहीं हुई। इसका मांस खाकर 0 से 10 पवित्र जीनों अंक यादृच्छिक रूप से प्राप्त करें। जैसे ही भरिंग नाइट मरा उसका घोड़ा भी मर गया। हुर्रे! हान सेन पानी से उठ खड़ा हुआ और लगभग उछल पड़ा। वह बहुत भाग्यशाली था कि उसे एक ही समय में एक पशु आत्मा और कुछ पवित्र रक्त का मांस मिला। भरिंग शूरवीर का शरीर तेजी से हवा में घुल गया और हान सेन उसके भले और जादुई सींग के शरीर को घसीटकर किनारे ले गया। जादुई सींग का आकार ऊंट के आकार का था। हान सेन ने बिना समय गंवाए बारबेक्यू शुरू कर दिया। हान सेन ने कुछ मांस भी सुखाकर रख लिया था ताकि अगर वह खराब हो जाए तो उसे सुरक्षित रखा जा सके। उसने लू वेनान को 1 महीने से ज्यादा समय से नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि लू वेनान ने उन 2 पवित्र रक्त प्राणियों को छोड़ दिया था। हान सेन सोच रहा था कि अगर लू वेनान को कभी पता चलेगा कि उन्हें हान सेन ने मार डाला है तो वह क्या सोचेगा। इसके तुरंत बाद हान सेन ने पूरी झील खोज ली लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। फिर हान सेन के पास पवित्र रक्त भरिंग शूरवीर की अपनी नई प्राप्त पशु आत्मा को देखने के लिए कुछ समय था। पवित्र रक्त भरिंग शूरवीर की पशु आत्मा का प्रकार डोपेलगैंगर। हान सेन हैरान था क्योंकि उसने इस तरह की राक्षसी आत्मा के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उसने भरिंग नाइट को बुलाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। मैं इस डोपेलगैंगर जानवर आत्मा का उपयोग कैसे कर सकता हूँ? हान सेन ने लंबे समय तक अध्ययन किया और यह पता नहीं लगा सका कि इसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। वैसे भी उसके पास शोध के लिए ज्यादा समय नहीं था। अब समय आ गया था कि वह वापस जाकर उस जीव को खा ले जिसे वह खिला रहा था। हान सेन को आखिरकार समझ आ गया कि ज्यादा खाने का क्या मतलब होता है। जादुई सींग का मांस बहुत ज्यादा था। अपने पवित्र रक्त के पंखों के साथ भी वह अपनी पीठ पर कुछ 100 पाउंड मांस लेकर तेजी से नहीं उड़ सकता था। हान सेन ने हड्डियां और आंतरिक अंग सुनहरे चट्टानी कीड़े राजा को खिला दिए थे, अन्यथा यह और भी भारी होता। वापस आते समय हान सेन हर समय जादुई सींग का मांस खा रहा था और अब जब वह और अधिक देखता तो उसे उल्टी हो जाती। हालांकि उसे खाना तो खाना ही था। ये पवित्र रक्त का मांस था और वह कुछ भी बर्बाद नहीं कर सकता था। आखिरकार हान सेन की सीमा समाप्त हो गई और उसे पवित्र देवदूत का ख्याल आया। उसने पवित्र देवदूत को बुलाया और उसे जादुई सींग के भुने हुए मांस का एक टुकड़ा खिलाया। इस बार पवित्र देवदूत ने मांस लिया और खाना शुरू कर दिया। वह बहुत प्यारी लग रही थी और उसका व्यवहार भी अच्छा था। फिर भी वह रुकी नहीं और कुछ ही देर में 2 पाउंड का मांस का टुकड़ा खा गई। छोटी लड़की ने बचे हुए मांस को बड़ी इच्छा से देखा। हान सेन ने फैसला किया कि वह उसे जितना चाहे उतना खाने देगी। वह इस तरह का मांस खा खाकर सचमुच थक गया था और उसने खुद को और कष्ट न देने का फैसला किया। वह वैसे भी घर पर पवित्र रक्त वाले जीवों को खाना खिला सकता था और इस एक को छोड़ सकता था। पवित्र देवदूत देखने में तो एक छोटी बच्ची जैसी थी, लेकिन उसकी भूख किसी राक्षस जैसी थी। सिर्फ 1 घंटे में हान सेन सिर्फ 1 पाउंड मांस ही उसके गले में उतार पाया, जबकि पवित्र देवदूत पहले ही 2 दर्जन पाउंड से ज्यादा खा चुका था। तो क्या यह एक आम पवित्र रक्त वाले पालतू जानवर की भूख है? हान सेन ने पवित्र देवदूत को ईर्ष्या से देखा। अगर उसकी भी यही भूख होती तो उसे पवित्र रक्त वाले जीवों के आकार की चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर लोगों को पता चल जाए कि हान सेन पवित्र रक्त मांस खाने के मामले में बहुत ज्यादा नखरे करता है तो वे शायद उसे मार डालना चाहेंगे। अगले कुछ दिनों में हान सेन ने खुद थोड़ा मांस खाया और ज्यादातर पवित्र देवदूत को खिला दिया। जब वे अंधेरे दलदल से बाहर निकले तो मांस लगभग खत्म हो चुका था। हान सेन ने सोचा कि पवित्र परी मांस का आधा हिस्सा खाने के बाद वास्तव में कहीं भी नहीं बढ़ी, लेकिन उसके स्तन थोड़े मोटे लग रहे थे। क्या मैं सही देख रहा हूँ? हान सेन ने मन ही मन सोचा, अगर इस तरह के मांस से ब्रा का साइज बढ़ सकता है तो कई औरतें इसे पाने के लिए एक दूसरे को मार डालेंगी। हान सेन ने जादुई सींग के मांस के उस हिस्से से 2 पवित्र जीनो अंक प्राप्त किए और अब उसके पास 52 पवित्र जीनो अंक थे। आखिरकार वह स्टील आर्मर शेल्टर के अपने कमरे में वापस आ गया। जिस बादल जानवर को वह खाना खिला रहा था वह एक पवित्र रक्त प्राणी में बदल गया था। हान सेन ने उसे मारकर मांस का स्टू बनाया। दोने वाले खाने के बाद हान सेन को पवित्र जीनो पॉइंट्स में वृद्धि का संकेत देने वाली आवाज सुनाई दी। उसने संतोष से सोचा, ऐसा ही होना चाहिए। पूरा जादुई सींग खाने की कोशिश करना कितनी यातना है। पवित्र रक्त बादल जानवर ने 5 और पवित्र जीनो अंक जोड़े और गिनती 57 कर दी। हान सेन थोड़ा निराश था कि उसे इस बादल जानवर से एक पशु आत्मा नहीं मिली और उसने एक अन्य बादल जानवर को खिलाने का फैसला किया। ब्लैक हॉक मिलिट्री अकादमी के कैंपस में सीतू शियांग पागल हो रही थी।
हान सेन के गॉड सेंचुरी में प्रवेश करने के बाद उसने 3 महीनों तक उससे कोई खबर नहीं सुनी थी। तीरंदाजी प्रतियोगिता का समय लगभग हो गया था और सीटू जियांग को डर था कि हान सेन भगवान के अभयारण्य में किसी दुर्घटना का शिकार हो गया होगा। एक ओर वह चिंतित थी कि वह टूर्नामेंट से चूक जाएगा, दूसरी ओर सीटू जियांग नहीं चाहती थी कि ऐसी प्रतिभा के साथ कुछ बुरा हो। सीटू जियांग लगभग हर दिन अकादमी के सुरक्षा विभाग से पूछने जाता था, ये देखने की कोशिश करता था कि क्या हान सेन वापस आ गया है। चून की प्रत्येक छात्र को परिसर में भगवान के अभयारण्य में प्रवेश करते समय और वापस आते समय छात्र आईडी स्वाइप करने की आवश्यकता होती थी, इसलिए सीटू जियांग को पता चल जाता था कि वह वापस आ गया है या नहीं। सुबह की कसरत के बाद सीटू जियांग को सुरक्षा विभाग से पता चला कि हान सेन वापस आ गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के सीटू जियांग तुरंत हान सेन को ढूंढने गया और राहत की सांस ली। आखिरकार वो वापस आ ही गया। मुझे अगले कुछ दिनों में उसे फिर से ट्रेनिंग देनी होगी। ये आदमी बहुत परेशान करने वाला है। हान सेन अपनी प्रेमिका को ढूंढना चाहता था, लेकिन सीटू जियांग ने उसे रोक दिया। कोच सीटू जियांग। हान सेन ने सीटू जियांग को देखा जो जल्दी में आया था और उसे पता नहीं था कि क्या हुआ। मेरे पीछे आओ। सीटू जियांग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दूर ले गई। हान सेन स्कूल टीम के लिए बहुत अहम था और उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहे। सीटू जियांग हान सेन को उसके आखिरी प्रशिक्षण केंद्र ले गई। इस बार उसने अपने पिता को बुलाने के बजाय उसे खुद प्रशिक्षित करने का फैसला किया। सीटू जियांग अच्छी तरह जानती थी कि हान सेन के स्तर पर उसे अब और तकनीकें सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसे बस इस बात की चिंता थी कि इतने लंबे समय तक ईश्वर के मंदिर में रहने के बाद वह तीरंदाजी से कम परिचित होगा। वह चाहती थी कि वह अपनी तीरंदाजी में निपुणता हासिल करने के लिए एक रिकवरी ट्रेनिंग करे। कोच, मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। थोड़ी एक्सरसाइज ही काफ़ी होगी, हान सेन ने अपने होंठ चाटे और कहा। वह हमेशा अपने तीरंदाजी कौशल का उपयोग करते रहे थे जो उनकी हड्डियों में था। 10 चलते हुए लक्ष्य। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम प्रशिक्षण छोड़ सकते हो, सीटू जियांग ने निर्णायक रूप से कहा और प्रशिक्षण धनुष और तीर हान सेन को सौंप दिए। कोच, यह उचित नहीं है। आप एक विकसित व्यक्ति हैं और ताकत, गति और सजगता में मुझसे कहीं बेहतर हैं। अगर मैं आपको एक अविकसित व्यक्ति के रूप में हरा देता तो आपको बहुत बुरा लगता, हान सेन ने लापरवाही से कहा। सीटू जियांग रुक गई। उसने हान सेन से शिकायत की उम्मीद तो की थी, लेकिन हान सेन से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। अगर तुम मुझे हरा सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। सीटू जियांग अचानक मुस्कुराए और आंखें सिकोड़ लीं। लेकिन हान सेन, ऐसा करना आसान नहीं है। मैं तुम्हारा प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक हूँ। सीटू जियांग अपना धनुष और तीर लेकर अपने स्थान पर चली गई और हान सेन दूसरे स्थान पर चला गया। 10 गतिशील लक्ष्यों का मतलब था कि 10 लक्ष्य अलग अलग जगहों से बेतरतीब ढंग से आएंगे। जो भी लक्ष्य के प्रभावी क्षेत्र पर सबसे पहले निशाना लगाएगा उसे 1 अंक मिलेगा। तीरंदाजी के सामान्य लक्ष्यों से अलग इन लक्ष्यों पर कोई छल्ला नहीं होता था, बल्कि सिर्फ प्रभावी क्षेत्र और अप्रभावी क्षेत्र के बीच का अंतर होता था। अप्रभावी क्षेत्र पर तीर का मतलब 0 बिंदु होता था और प्रभावी क्षेत्र पर तीर का मतलब 1 बिंदु होता था। हान सेन ने अपना धनुष आजमाया। वे दोनों 7.0 धनुष इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए धनुष एक निश्चित स्तर की शक्ति ले सकते थे। हालांकि सीटू जियांग एक इवॉल्वर थी, वह उसमें ज़्यादा शक्ति नहीं लगा सकती थी। इसलिए सीटू जियांग का लाभ केवल उसकी प्रतिक्रिया की गति थी। क्या हम शुरू कर सकते हैं? सीटू जियांग ने भी अपना धनुष आजमाया। हालांकि वह एक इवॉल्वर थी, फिर भी हान सेन जैसे किसी के सामने ढिलाई बरतने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। हाँ, हान सेन ने सिर हिलाया। सीटू जियांग ने सिस्टम चालू किया और उल्टी गिनती शुरू हो गई। दोनों ने अपने धनुष की डोरियां खींच लीं। अचानक दीवार के पीछे से एक मानव आकार का लक्ष्य प्रकट हुआ। 2 तीर एक साथ डोरियों से छूटे। टकराना। दोनों तीर लक्ष्य के गर्दन वाले हिस्से पर, जो कि प्रभावी क्षेत्र था, लगभग एक ही समय पर लगे। डिंग। सीटू जियांग की स्कोरकीपर ने घंटी बजाई। उसे 1 अंक मिला क्योंकि उसने पहले लक्ष्य मारा था। कोच तो कोच ही होता है, सीटू जियांग ने संतोष के साथ कहा। शाबाश, तुम्हें प्रतिक्रिया देने में जरा भी वक्त नहीं लगा। हान सेन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन सीटू जियांग उससे कहीं ज्यादा तेज था, जिसकी भरपाई वह नहीं कर सका। यहाँ तक कि इवॉल्वर्स के बीच भी सीटू जियांग बहुत अच्छा कर रहा था। तुमने पहले ही बहुत अच्छा किया, निश्चित रूप से अविकसित लोगों में सबसे ऊपर। सीटू जियांग ने जो कहा वही सच था। वह उससे बस थोड़ा धीमा था। उसने ब्लैकहॉक के छात्रों में ऐसी गति पहले कभी नहीं देखी थी। इस राउंड के बाद सीटू जियांग हान सेन से और भी ज्यादा संतुष्ट था। वह निशाने पर सीधे गर्दन पर निशाना लगाने में भी कामयाब रहा, जिससे पता चलता था कि वह कितना निपुण था। मेरा मानना है कि हमारे लिए इसे जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, सीटू जियांग ने निर्णय लिया। वह पहले ही उसकी क्षमता परख चुकी थी और सोच रही थी कि अब आगे बढ़ना बेकार होगा।
एक इवॉल्वर के तौर पर उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना उसके साथ शुरू से ही अन्याय था। 9 राउंड बाकी हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी भी नहीं हारा हूं, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वे दोनों युद्ध के मैदान में होते और सीटू शियांग अपनी ताकत से मेल खाता धनुष इस्तेमाल कर रही होती तो हान सेन के पास कोई मौका नहीं होता। हालांकि इस तरह के खेल में चीज़ें अलग होती हैं। सीटू जियांग केवल 7.0 अभ्यास धनुष का उपयोग कर रहा था और हान सेन में केवल उसकी प्रतिक्रिया शक्ति की कमी थी। सामान्य तौर पर इस अंतर के कारण हान सेन निश्चित रूप से हार जाता। हालांकि हान सेन की नज़र में उसे विश्वास था कि वह अभी भी जीत सकता है। जरूर, तो फिर आगे बढ़ते हैं। सीटू जियांग अगले राउंड में जानबूझकर हान सेन से हारने पर विचार कर रहा था, वरना हान सेन का स्कोर इतना खराब हो सकता था कि वह अपना आत्मविश्वास बनाए नहीं रख पाता। जब दोनों बातें कर रहे थे, खेल अभी भी जारी था। अचानक एक लोमड़ी के आकार का लक्ष्य जमीन से उछलकर ऊपर आया। इस खेल में सभी लक्ष्य बेतरतीब ढंग से सामने आते थे। क्योंकि सीटू जियांग को प्रतिक्रिया करने में कम समय लगता था, इसलिए वह हमेशा लक्ष्य पर पहले निशाना लगा सकती थी। सीटू जियांग ने आत्मविश्वास के साथ अपना तीर चलाया और देखा कि हान सेन उससे थोड़ा धीमी गति से तीर चला रहा है। हालांकि वह हान सेन के प्रदर्शन से खुश थी, लेकिन सीटू जियांग का मानना था कि वह जीत गई है। जब उसका तीर लक्ष्य पर लगने ही वाला था, हान सेन के तीर ने उसके तीर को लक्ष्य से दूर धकेल दिया और अंततः लक्ष्य पर जा लगा। डिंग! चूंकि सीटू जियांग चकित था, हान सेन को एक अंक प्राप्त हुआ। अब 1:1 कोच। लगता है मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ, हान सेन ने सीटू जियांग की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये किस्मत है? सीटू जियांग ने भौहें चढ़ाईं। ऐसी स्थिति तब होती है जब दो तीरंदाज एक ही निशाने पर निशाना साध रहे हों। हालांकि ऐसी परिस्थिति की संभावना बहुत कम थी। शायद ये भाग्य है। सीटू जियांग ने इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तीसरे राउंड की तैयारी की। आखिरकार वह भी एक और तीर को गिराने के बाद लक्ष्य के प्रभावी क्षेत्र पर निशाना लगाने की गारंटी नहीं दे सकती थी। जल्द ही सीटू जियांग चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लगातार 3 राउंड में हान सेन के तीर ने उसके तीर को पीछे धकेल दिया और सभी निशानों के प्रभावी क्षेत्र पर जा लगा। सीटू जियांग ने सोचा कि यह अविश्वसनीय है और उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या तुमने ये जानबूझकर किया था? वह उससे प्रश्न नहीं कर रही थी, बल्कि पुष्टि कर रही थी। यदि हान सेन वास्तव में ऐसा कर सकता था तो उसकी तीरंदाजी कौशल उसकी कल्पना से परे थी। इसके अलावा मुझे जीतने का कोई और तरीका नहीं सूझा, हान सेन ने कंधे उचकाते हुए कहा। वह पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुका था और जल्द से जल्द अपनी प्यारी प्रेमिका से मिलना चाहता था। उसे यह स्वीकार करते हुए सुनकर कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, सीटू जियांग ने जटिल भावनाओं के साथ छात्र से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? ये बहुत आसान है। अपने तीर को दूर भगाने के लिए सबसे मुश्किल काम तीरों की दिशा तय करना है। चूंकि हम एक ही लक्ष्य पर निशाना साध रहे हैं, इसलिए निर्णय लेना आसान है, हान सेन ने सहजता से समझाया। हो सकता है ब्लैकहॉक में भी कोई राक्षस हो, जिंग जीवू जैसा कोई, सीटू जियांग ने हान सेन को देखते हुए मन ही मन सोचा। हान सेन अपनी प्रेमिका को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था। जैसे ही वह प्रशिक्षण केंद्र से बाहर आए, किन शुवान ने उसे स्टील आर्मर शेल्टर में बुला लिया। किन जुवान को 1 महीने पहले ही द्वितीय भगवान के अभयारण्य में प्रवेश करना था और विशेष दस्ते के नेतृत्व में परिवर्तन करने के लिए उसके इंतजार में अब तक देरी हो रही थी। किन जुवान ने हान सेन को बुलाया और उसे सभी आवश्यक दस्तावेज सौंप दिए। यांग मानली अभी भी विशेष दस्ते की उप प्रमुख थी और अन्य लोग भी वहीं रुके हुए थे। हान सेन उन सभी से परिचित थे। परिवर्तन के बाद किन शुवान ने हान सेन से निजी तौर पर कहा, यांग मानली घमंडी है, लेकिन वह एक अच्छी और योग्य इंसान है। महत्वपूर्ण कामों के लिए उस पर भरोसा करें। एक नेता के तौर पर यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे काम सौंपते हैं। उदाहरण के लिए, यांग मानली एक अच्छी नेता नहीं बन सकती क्योंकि उसे सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। हाँ कप्तान, हान सेन ने कहा। किन्हुआन खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, अब से तुम कप्तान होगे। मैं विशेष दस्ता तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। अच्छा करो, लेकिन यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके विकास करो। दूसरा ईश्वर का अभयारण्य ही वह जगह है जहाँ तुम सचमुच हो। आश्रय स्थल से निकलने के बाद हान सेन विशेष दस्ते के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करने के लिए बेताब था। उसे लॉग इन करने के लिए कई प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। मंच पर प्रवेश करने के बाद हान सेन ने अपना नाम खोजा और पाया कि वह वास्तव में स्टील आर्मर स्पेशल स्क्वाड का नया प्रमुख बन चुका था। उसके अधीन यांग मानली सहित 8 सदस्य थे। स्पेशल स्क्वाड प्रणाली सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बहुत चयनात्मक थी। किन शुवान की बदौलत हान सेन को पहले स्पेशल स्क्वाड में शामिल होने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। 8 सदस्यों द्वारा पूरे किए गए मिशन से न केवल उन्हें पुरस्कार मिलेगा, बल्कि सिर पर अंक भी मिलेंगे, जिसका उपयोग कुछ आंतरिक संसाधनों के बदले में किया जा सकता है।
चूंकि हान सेन अभी अभी मुखिया बना था, इसलिए उसके पॉइंट्स में किसी ने कोई योगदान नहीं दिया था। हालांकि गैम्बलर समेत 4 सदस्य किसी न किसी मिशन में व्यस्त थे। जब वे अपने मिशन पूरे कर लेंगे तो हान सेन ही उनका फायदा उठाएगा। उन्होंने चल रहे मिशनों की जांच की और पाया कि गैम्बलर का मिशन पूरा होने पर उसे 3 अंक दिला सकता है, जबकि अन्य 3 व्यक्तियों के मिशन उसे केवल 2 अंक दिला सकते हैं। यदि वे सभी अपने मिशन पूरे कर सके तो हान सेन 9 अंक हासिल कर सकेगा। 9 अंकों का मूल्य क्या हो सकता है? हान सेन ने संसाधन पृष्ठ पर प्रवेश किया और चौंक गया। एस क्लास सेंट हॉल लाइसेंस और जीनो सॉल्यूशन उपलब्ध थे। एस लेवल जीनो सॉल्यूशन की एक बोतल की कीमत केवल 10 पॉइंट थी और एस क्लास सेंट हॉल लाइसेंस की कीमत 30 पॉइंट। आखिरकार मैं बॉस बन ही गया। हान सेन बहुत उत्साहित हो गया। कुछ समय तक स्पेशल स्क्वाड का नेतृत्व करने के बाद वह बिना किसी मेहनत के ये सब कमा पाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि यांग मानली मुखिया बनना चाहती थी। ये बहुत अच्छी बात है। हान सेन ने मन ही मन जश्न मनाया। उन्होंने तुरंत उपलब्ध मिशनों की जांच की और देखा कि स्टील आर्मर शेल्टर में केवल एक ही मिशन उपलब्ध था जो युआन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मिशन का उद्देश्य युआन को एक विशिष्ट पवित्र रक्त प्राणी को मारने में सहायता करना था, इस शर्त के साथ कि अंतिम वार युआन द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस मिशन का इनाम एस लेवल जीनो सॉल्यूशन की एक बोतल थी। इसके अलावा स्पेशल स्क्वाड के मुखिया होने के नाते उसे 10 अंक मिलेंगे, जो एस लेवल जीनो सॉल्यूशन की एक और बोतल के बराबर होंगे। इतने उदार, मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई यह मिशन लेगा। हान सेन के पास अब कई अधीनस्थ थे और वह खुद इतनी मेहनत नहीं करना चाहता था। उसने युआन द्वारा दी गई पवित्र रक्त प्राणी की जानकारी प्रिंट की और स्टील आर्मर शेल्टर में फिर से प्रवेश किया। यांग मानली को बुलाकर उसने कहा, मानली, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे दस्ते में कौन ये काम पूरा कर सकता है? कैप्टन, कृपया मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाएं। यांग मानली ने दस्तावेज देखे लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया। उसने कहा, यह हमारी क्षमता से बाहर है। अगर आपने फाइल नहीं देखी तो आपको कैसे पता चलेगा? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। किन शुवान ने निश्चय कर लिया था कि पूरी टुकड़ी के साथ भी हम पवित्र रक्त वाले प्राणी को नहीं मार पाएंगे और इसीलिए उसने उसे नहीं लिया। अगर आपको ज़रूरत हो तो आपके बाईं ओर की अलमारी में पवित्र रक्त वाले प्राणी के बारे में और विस्तृत रिपोर्ट मौजूद है, यांग मानली ने शांति से समझाया। हान सेन उठकर अलमारी की तरफ बढ़ा। उसे पवित्र रक्त वाले प्राणी पर किन्हुआन की रिपोर्ट मिली, जो काफ़ी विस्तृत थी। ऐसा लग रहा था कि किन्हुआन ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन हार मान ली थी। फाइलों की समीक्षा करने के बाद हान सेन ने यांग मानली को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मानली, अगर मुझे सही याद है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरी सहायता करो। केवल टीम में, कृपया मुझे फ़ोन न करें। हान सेन ने बीच में कहा, ठीक है, वापस जाओ और सामान पैक करो। तुम मेरे साथ आ रहे हो? कहाँ? यांग मानली रुकी। जहाँ भी पवित्र रक्त प्राणी हो। हान सेन ने अपनी अंगुलियों से मेज़ पर रखी फाइलों पर दस्तक दी और कहा, युआन से कहो कि हम ये काम अपने हाथ में ले लेंगे और उसे नेतृत्व करने को कहेंगे। किन जुबान ने कहा कि यांग मानली बहस करना चाहती थी। मैं मुखिया हूं और आप उप प्रमुख। अब मैंने इस मिशन को पूरा करने का फैसला कर लिया है। क्या आपका कोई सवाल है? हान सेन ने पूछा। नहीं, यांग मानली ने उसे सलाम किया और आगे कोई बहस नहीं की। तो फिर कृपया युआन को यहाँ ले आओ, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यांग मानली आदेश का पालन करने गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हान सेन सचमुच ये काम पूरा कर पाएगा। आखिरकार किन शुवान ने उसे बताया था कि यह नामुमकिन है। प्रथम ईश्वर के अभयारण्य में शीर्ष पर होने के नाते किन शुवान निश्चित रूप से हान सेन से अधिक शक्तिशाली थी। जिस मिशन को वह असंभव समझ रही थी, वह निश्चित रूप से हान सेन के लिए बहुत कठिन था। एक सैनिक के रूप में यांग मानली ने फिर भी उसके आदेश का पालन किया और युआन को बुलाया। किंग भी युआन के साथ आया था। जब किंग ने हान सेन को देखा तो उसने तुरंत कहा, हान सेन, मुझे पता था कि तुम कामयाब हो सकते हो। अब तुम पर नज़र डालो, तुम स्पेशल स्क्वाड के मुखिया हो। भविष्य में तुम्हें युआन और मेरा ध्यान रखना होगा। हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं। कैप्टन, हम एक पवित्र प्राणी का शिकार करने जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी अप्रासंगिक व्यक्ति को ला सकते हैं, यांग मानली ने आपत्ति जताई जब उसने सुना कि किंग भी आ रहा है। हान सेन, ये बहुत अच्छा मौका है। मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि तुम कैसे शिकार करते हो। प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो। मिशन में ये शर्त अनिवार्य नहीं लिखी थी, इसलिए किंग को हान सेन से विनती करनी पड़ी। यांग मानली ने कहा, मैं केवल सुरक्षा चिंता के कारण ये सुझाव दे रहा हूँ। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। हान सेन जानता था कि यांग मानली सही कह रही थी कि किंग के बिना वे बहुत सी मुसीबतों से बच जाएंगे। यद्यपि किंग और युआन ने धन के साथ पवित्र जीनो अंकों को छोड़कर अन्य सभी जीनो अंकों को अधिकतम कर लिया था, फिर भी उनमें वास्तविक युद्ध अनुभव की कमी थी और पवित्र रक्त वाले प्राणी से लड़ते समय वे बहुत उपयोगी नहीं होते। हान सेन की अपनी योजना थी, जिसके कारण वह किंग को लेने के लिए सहमत हो गया।
हाँ हाँ मानली, तुम्हें अपने बॉस से और अधिक सीखना चाहिए, किंग ने संतुष्ट होकर कहा। यांग मानली ने दांत पीस लिए और कुछ नहीं बोली। ऐसा कुछ उसने कभी अनुभव नहीं किया था जब किन शुवान मुखिया था। यांग मानली को हान सेन को चुनने के किन शुवान के फैसले पर और भी शक था। कितना नासमझ इंसान, क्या वो वाकई उससे बेहतर दिमाग बना सकता है। 4 लोगों की टीम म्यूटेंट की सवारी पर सवार होकर अपने रास्ते पर निकल पड़ी। उन्हें मंजिल तक पहुंचने में सिर्फ 2 दिन लगे। हान सेन, वह पवित्र प्राणी उस जंगल में है। वह बंदर जैसा दिखता है और अविश्वसनीय रूप से लचीला है। सबसे डरावनी बात उसकी गति थी। पिछली बार अगर गैम्बलर हमारी रक्षा के लिए वहां नहीं होता तो हम मर जाते, किंग ने डरते हुए कहा। हान सेन ने सिर हिलाया क्योंकि उसने भी सुना था कि गैम्बलर बुरी तरह घायल हो गया था। गोपनीयता समझौते के कारण उसे नहीं पता था कि उसे चोट क्यों लगी थी, और पता चला कि चोट इसी पवित्र रक्त वाले प्राणी के कारण लगी थी। यांग मानली ने गंभीरता से कहा, पिछली बार किन हुआन और मैंने जांच की थी। ये पवित्र प्राणी बहुत तेज और चालाक है। जंगल में इसे मारना बेहद मुश्किल था जब तक कि कोई बड़ा समूह न हो। इस मिशन में हमें इसे सीधे मारने की अनुमति नहीं है, जिससे ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। हान सेन ने जंगल की ओर देखा जो काफी हरा भरा था। सभी पेड़ 10-10 फुट से भी ऊंचे थे और सूरज भी उन पर से नहीं निकल पा रहा था। अंधेरे में किसी पवित्र प्राणी से लड़ना वाकई मुश्किल था। किन शुवान ने यह भी लिखा था कि यह पवित्र रक्त प्राणी बहुत तेज और शक्तिशाली था। वह उसकी ताकत का मुकाबला तो कर सकती थी, लेकिन उसके लचीलेपन का नहीं। यहाँ तक कि किन जुवान ने भी कहा कि यह बताना आसान था कि पवित्र रक्त वाले प्राणी को मारना कितना कठिन होगा। किंग युआन, कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। मैं यांग मानली के साथ अंदर आऊंगा और पवित्र रक्त प्राणी को निष्क्रिय करने के बाद आपको बुलाऊंगा, हान सेन ने दोनों लड़कों से कहा और यांग को जंगल के अंदर ले गया। यांग तीरंदाजी में अच्छी थी, जो ऐसे माहौल में ज्यादा काम नहीं आ सकती थी। फिर भी हान सेन की सहायक होने के नाते उसे हान सेन का आदेश मानना पड़ा और उसके पीछे जंगल में जाना पड़ा। जब वे जंगल की सीमा पर पहुंचे, हान सेन रुका और यांग मानली से कहा, मानली, तुम आगे बढ़ो और पवित्र रक्त वाले प्राणी को बाहर ले आओ। मैं तुम्हें धनुष और बाणों से ढक दूंगा। चिंता मत करो, जैसे ही वह प्राणी बाहर आएगा मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। यांग मानली हक्की बक्की रह गई, उसके मन में बदला शब्द घूम रहा था। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, तो छिपने से क्या फायदा। तीरंदाजी का तो यहाँ कोई फायदा ही नहीं था। यांग मानली ने सोचा कि हान सेन के लिए ऐसा करने की केवल एक ही संभावना थी, उसे मारने की कोशिश करना। यांग मानली ने दांत पीसते हुए कहा, आप सार्वजनिक हित के नाम पर मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। हान सेन ने खुद को स्पष्ट नहीं किया, लेकिन मुस्कुराया और कहा, आप मेरे आदेश को निष्पादित न करने का विकल्प भी चुन सकते हैं। यांग मानली ने हान सेन को घूर कर देखा और जंगल में चली गई। हान सेन से अलग, वह एक नौकरशाही परिवार से थी और व्यवस्था को महत्व देती थी। जंगल में पेड़ इतने घने थे कि बहुत अंधेरा छा गया था। यांग मानली ने एक तलवार मंगवाई और सावधानी से चलने लगी। चलते चलते उसने सोचा कि अगर वह यहाँ से जिंदा बच निकली तो जरूर तबादले के लिए अर्जी देगी। किन शुवान, तुमने गलत फैसला किया। तुम्हारे जाते ही वह मुझसे मुंह मोड़ लेता है। क्या इसे ही हुनर कहते हो। यांग मानली को एक साथ दुख और गुस्सा महसूस हुआ। जैसे ही यांग मानली पीछे मुड़ी, उसने हान सेन को बिल्कुल नहीं देखा और उसे और भी यकीन हो गया कि हान सेन बदला लेने की कोशिश कर रहा था। जब उसने अपना सिर घुमाया तो जमीन पर गिरे मोटे पत्तों के बीच से एक काला बंदर उछलकर बाहर आया। वानर इतना तेज था कि पल भर में ही उसके सामने आ गया। क्योंकि उसने अपना सिर पीछे घुमा लिया था, यांग मानली समय पर उस जीव को नहीं देख पाए। उसके लिए न तो चकमा देना था और न ही भागना था, इसलिए बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपनी तलवार से वानर पर वार करना पड़ा। यद्यपि उसके पास तलवार चलाने का अच्छा कौशल और अच्छी ताकत थी, लेकिन वह तीरंदाजी के अलावा किसी भी चीज में पवित्र रक्त वाले प्राणी से मुकाबला नहीं कर सकती थी। पवित्र रक्त प्राणी ने एक पंजे से उसका हथियार पकड़ लिया। उत्परिवर्ती हथियार उसकी त्वचा को भी चोट नहीं पहुंचा सका। बंदर का दूसरा पंजा तेजी से यांग मानली की गर्दन पर टूट पड़ा। खंजर जैसी तीखी कीलों को देखकर यांग मानली अब और नहीं लड़ सकी। उसने मन ही मन आह भरी, धिक्कार है, मैं इस कमीने की साजिश में मर जाऊंगी। जब वह लगभग हताश हो गई तो उसने देखा कि एक चांदी की चमक उसकी गर्दन के पास पंजे को काट रही है। जैसे ही पंजा गिरा, खून की बौछार हो गई। हान सेन तेजी से किनारे से भागा और चिल्लाते हुए पवित्र रक्त प्राणी के पास गया। यांग मानली हान सेन की आकृति को देखती रही और उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे प्रकट हुआ। जटिल भावनाओं के कारण वह हिली नहीं। क्या वह मुझसे बदला नहीं लेना चाहता था। वह कहाँ से आया है। यांग मानली ने हान सेन की आकृति को तेजी से आगे बढ़ते देखा, एक चांदी का हथियार नाचता हुआ। उस पवित्र प्राणी के एक पल में चारों अंग कट गए और वह मरने वाला था।
वापस आते समय यांग मानली अपने घोड़े पर सवार होकर हान सेन के पीछे चल रही थी और अपने बॉस को मिश्रित भावनाओं से देख रही थी। यांग मानली को अचानक लगा कि हान सेन कोई अनजान इंसान बन गया है। जिस आदमी से वह पहले नफरत करती थी वह बहुत ताकतवर हो गया है। जब वह तीरंदाजी प्रतियोगिता में उससे हार गई तो उसे थोड़ी निराशा हुई। हालांकि अब उसे हान सेन को देखकर शर्म आ रही थी, जो अब एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसका उसे सम्मान करना चाहिए था। यांग मानली ने सोचा, किन शुवान की निर्णय क्षमता मुझसे बेहतर है। युआन और किंग ने हान सेन के साथ मार्च किया। यद्यपि युआन को पवित्र रक्त प्राणी को मारने के बाद पशु आत्मा नहीं मिली, फिर भी वह हान सेन की प्रशंसा कर रहा था। हान सेन, भविष्य में हम आराम से रह सकेंगे। स्टील आर्मर शेल्टर में तुम्हारे साथ, हमें अब शिकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किंग ने उत्साह से कहा। मैं हर पवित्र प्राणी को मारने में सक्षम नहीं हूं, हान सेन मुस्कुराया और बोला। इस बार उसके लिए यह आसान था क्योंकि माहौल उसके जैसे हत्यारे के लिए बिल्कुल सही था। इसके अलावा किन हुआन ने उसे पहले ही विस्तृत जानकारी दे दी थी, जिससे उसे बहुत मदद मिली। स्टील आर्मर शेल्टर स्थित अपने कार्यालय में लौटने के बाद हान सेन ने यांग मानली से कहा, डिप्टी, आज आपका प्रदर्शन पेशेवर नहीं था। आपकी क्षमता के अनुसार आपको बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था। शर्माते हुए यांग मानली ने अपने होंठ हिलाए लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाए। दरअसल जैसा कि हान सेन ने कहा, वह और भी बेहतर कर सकती थी, हालांकि वह उस जीव को हरा नहीं पाए। उसने जो बुरा व्यवहार किया उसकी वजह उसकी नाराजगी थी। यांग मानली के पास कोई तर्क नहीं था। एक सैनिक होने के नाते आपको अपने साथी पर भरोसा करना चाहिए। जाहिर है आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। मुझे खेद है कप्तान, ऐसा दोबारा नहीं होगा, यांग मानली ने सिर झुकाते हुए कहा। यांग मानली का माफ़ी मांगना दुर्लभ था, हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और हान सेन के प्रदर्शन ने उसे उसका सम्मान दिलाया था। बहुत बढ़िया, हान सेन ने संतोष से कहा। ये यहीं रुकता है और मैं इसे दोबारा होते नहीं देखना चाहता। कभी नहीं, यांग मानली ने कहा। यांग मानली के जाने के बाद हान सेन वापस एलायंस में गया और विशेष दस्ते के प्लेटफॉर्म पर लॉगिन किया। युआन ने मिशन पूरा होने का जश्न मनाया। चूंकि हान सेन ने इसे अकेले ही पूरा किया था, इसलिए एस लेवल जीनो सॉल्यूशन का गिफ्ट कार्ड और 10 पॉइंट उसके नाम पर जोड़ दिए गए। हान सेन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में खरीदने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने गिफ्ट कार्ड और पॉइंट्स रख लिए। वास्तव में यदि वह हाइपर जीनो आर्ट्स के लिए ट्यूटोरियल पा सकता है तो उसे केवल संबंधित जीनो समाधान खरीदने की आवश्यकता होगी और लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि उस समय हान सेन के पास कोई ट्यूटोरियल नहीं था और वह उपहार कार्ड का उपयोग नहीं कर सका। आखिरकार हान सेन को अपनी प्रेमिका जी यानरान के साथ एक अच्छे भोजन का आनंद लेने का समय मिला, बिना ये जाने कि एक तूफान आ रहा था। चूंकि सैन्य अकादमी लीग ने एक खिलाड़ी को कई विषयों में प्रतिस्पर्धा करने से मना किया था, इसलिए जिंग जिवू ने इस वर्ष तीरंदाजी टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया, जिससे कई लोगों ने तीरंदाजी टूर्नामेंट पर विशेष ध्यान दिया। जब लीग द्वारा खिलाड़ियों की सूची और खेल कार्यक्रम प्रकाशित किया गया तो बहुत से लोगों को पता चला कि दूसरे दौर में एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी का प्रतिद्वंद्वी ब्लैकहॉक था। अगर लोग ब्लैकहॉक को जानते होते तो कोई उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन लोगों को पता चला कि हान सेन ब्लैकहॉक खिलाड़ियों में से एक था। कई लोगों को अचानक याद आया कि हान सेन आखिरकार तीरंदाजी का छात्र था। ये देखने लायक होगा। जिंग जीवू बनाम हान सेन। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हान सेन वॉरफ्रेम और ब्लैक एंड वाइट बॉक्सिंग में माहिर है। उसकी तीरंदाजी के हुनर के बारे में किसे पता है। स्वयं तीरंदाजी का छात्र होने के नाते वह निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। वह जितना भी अच्छा है, उसकी तुलना राक्षस जिंग जीवू से नहीं की जा सकती। हाँ, मैं कभी तीरंदाजी प्रतियोगिताएं नहीं देखता, लेकिन इस बार मैं जिंग जीवू के लिए देख रहा हूँ। जिंग जीवू, तुम हमेशा मेरे लिए नंबर 1 हो। अब तक का सबसे अच्छा सैन्य स्कूल छात्र, मेरा मतलब है जिंग जीवू। मैं मानता हूं कि हान सेन बहुत ताकतवर है, लेकिन जिंग जीवू के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। हान सेन जिंग जीवू से कमज़ोर है और उसके साथी खिलाड़ी जिंग जीवू के साथियों से कहीं ज़्यादा कमज़ोर थे। टीम प्रतियोगिता में विजेता कौन होगा, इसमें कोई सस्पेंस नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि हान सेन व्यक्तिगत मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मुझे दोनों पसंद हैं। जो भी हारेगा मुझे दुख होगा। ये बहुत शर्म की बात है कि जिंग जीवू केवल तीरंदाजी टूर्नामेंट में ही रह सकता है। मैं वास्तव में उसका वॉरफ्रेम प्रदर्शन देखना चाहता हूँ। मैं उनकी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता देखना पसंद करता हूँ। जिंग जीवू, हमेशा के लिए राजा। चाहे कुछ भी हो, ये देखने लायक एक बहुत अच्छा मैच होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हान सेन अच्छा प्रदर्शन करेगा ताकि हम इसे लंबे समय तक देख सकें। स्काईनेट पर किसी ने नहीं सोचा था कि एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी हार जाएगी। आखिरकार जिंग जीवू ने बिना कुछ गंवाए 3 साल तक लीग पर राज किया था।
हालांकि हान सेन भी वॉरफ्रेम और ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग में अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन वह जिंग जीवू के मुकाबले का नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि फैंग मिंगक्वान, जिसे हमेशा हान सेन पर भरोसा था, परिणामों की भविष्यवाणी करते समय रूढ़िवादी था और उसने केवल ब्लैकहॉक और हान सेन के लिए शुभकामनाएं दीं। जिंग जीवू के पिछले खेलों को देखने के बाद उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि जिंग जीवू वास्तव में एक राक्षस था। संपूर्ण सैन्य अकादमी लीग में या संपूर्ण अविकसित आबादी में जिंग जीवू का मुकाबला ढूंढना कठिन होगा। फैंग मिंगक्वान को जिंग जीवू में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। हान सेन उसे हमेशा चौंका देता था, लेकिन जिंग जीवू उसे पूरी तरह दबाव में रखता था। चाहे जिंग जीवू को किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़े, राक्षस हमेशा जीतेगा। एक आदर्श राक्षस, जिंग जीवू के बारे में फैंग केवल इतना ही कह सका। यदि नालन चेंगनुओ को बुद्धिमान कहा जा सकता है, तो जिंग जीवू को शासक कहा जाना चाहिए। स्कूल टीम के प्रशिक्षण के दौरान माहौल कुछ निराशाजनक था। ड्रॉ का नतीजा देखने के बाद कई पुराने सदस्यों को दूसरे राउंड में अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी से मिली हार बेहद निराशाजनक लगी। अजय राक्षस, पुरानी टीम के सदस्यों के लिए दबाव बहुत ज्यादा था। शेड्यूल ने सीटू जियांग की योजना को भी बिगाड़ दिया। शुरुआत में उसने टीम को मैचों के राउंड में अभ्यास करने देने की योजना बनाई थी। हान सेन के टीम में होने से वे कम से कम 5वें राउंड तक तो पहुंच ही सकते थे। टीम के बाकी सदस्यों के पर्याप्त अभ्यास और आत्मविश्वास हासिल करने के बाद वे अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी का सामना कर सकते थे। अगर वे जीत नहीं भी पाते तो भी उनका प्रदर्शन अच्छा होता। हालांकि अब दूसरे राउंड में उनका सामना एक राक्षस से होगा, और अगर वे उस राउंड में हार जाते तो उनकी रैंकिंग पिछले साल से भी बदतर हो जाती। सीटू जियांग जानती थी कि वे यह मैच नहीं हार सकते, लेकिन हान सेन के टीम में होने के बावजूद वह आश्वस्त नहीं थी। आखिरकार तीरंदाजी प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण टीम मैच ही था, जबकि व्यक्तिगत मैच ज्यादातर प्रदर्शनकारी होते थे। स्कूलों की रैंकिंग मुख्यतः टीम मैच के परिणाम पर निर्भर करती थी। ब्लैकहॉक में हान सेन के अलावा बहुत कम लोग थे जिन पर वह भरोसा कर सकती थी। पुरानी टीम के सदस्यों का भरोसा उठ चुका था और नए लोगों पर इतने बड़े खेल में अभी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता था। मौजूदा हालात ने सीटू जियांग के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। उसने मन ही मन सोचा, लानत है तुझ पर, हाथ पर। ड्रॉ में तेरी किस्मत इतनी खराब क्यों रही? चाहे किस्मत कितनी भी खराब क्यों ना हो, कोच के रूप में उन्हें टीम का मनोबल बढ़ाना ही था। हालांकि ये काम नहीं कर रहा था। असल में टीम के सभी पुराने सदस्यों को लग रहा था कि वे पक्के तौर पर हार जाएंगे। अगर वे दूसरे राउंड तक भी पहुंच गए तो भी वे हार जाएंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। दूसरे राउंड में इतना मजबूत प्रतिद्वंद्वी शीजिकांग शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके। यह अच्छी बात है। केवल मजबूत प्रतिद्वंद्वी ही हमें अधिक प्रगति दिला सकते हैं, झांग यांग ने उत्साह और आशा से कहा। लू मिंग ने सहजता से कहा, प्रगति ज्यादा है लेकिन अवसर कम हैं। हमारी मौजूदा टीम के साथ हान सेन भी हमें दूसरे दौर से आगे नहीं ले जा सकते। परिणाम उतना मायने नहीं रखता जब तक हम आगे बढ़ते रहें। हमने अभी तक कोशिश ही नहीं की तो आपको कैसे पता कि हम हार जाएंगे? क्या आप सहमत हैं, हान सेन? झांग यांग ने हान सेन से पूछा। बेशक हम जीतेंगे। हान सेन मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें ये काफी दिलचस्प नहीं लगता? क्या दिलचस्प है? शिजिकांग ने हैरान होकर पूछा। अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी लीग में सबसे आगे है और जिंग जीवू मिलिट्री स्कूल का नंबर 1 छात्र है। अगर हम उन्हें हरा देते हैं तो हम एक युग का अंत कर देंगे। क्या आपको ये दिलचस्प नहीं लगता? हान सेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे ये बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं लगता। मैं एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी को प्राथमिकता दूंगा, शिजिकांग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। हान सेन, जिंग जीवू को हल्के में मत लेना। वह एक दुर्जय आदमी है, लू मेंग ने गंभीरता से कहा। मैं कभी किसी को हल्के में नहीं लेता, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत दिलचस्प है। एक राजवंश को खत्म करना और उसे इतिहास में दफना देना, इससे ज्यादा रोमांचक कुछ और हो ही नहीं सकता, हान सेन ने गंभीरता से कहा। बिल्कुल हान सेन, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। झांग यांग की आंखों में आग जल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह लड़ने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। आप सामान्य नहीं हैं, लेकिन चूंकि हम रूममेट हैं, अगर आप जाने का फैसला करते हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे बस डर है कि कोच हमें मौका नहीं देगा, शिजिकांग ने चिंतित होकर कहा। लू मिंग ने होंठ सिकोड़े। आराम करो, हम जरूर जाएंगे। कोच बहुत चालाक है और वह उन पुराने साथियों का इस्तेमाल नहीं करेगी जो अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं। बहुत मुमकिन है कि हम स्कूल का प्रतिनिधित्व करें। जैसे ही हान सेन कैफेटेरिया की ओर जा रहा था, उसका कॉलिंग बज उठा। तांग जेनलियू का था। जब उसने कॉल उठाया तो लिन फैंग और तांग जेनलियू दोनों की होलोग्राफिक तस्वीरें दिखाई दीं। क्या आपने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया है? तांग जेनलियू ने जल्दी से पूछा। मैं तीरंदाजी विभाग में हूं और स्कूल टीम का सदस्य होने के नाते मैं जरूर इसमें हिस्सा लूंगा।
क्या कोई समस्या है? हान सेन को समझ नहीं आया कि तांग जेनलियू को इसकी परवाह क्यों है। तांग जेनलियू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लिन फैंग को देखा। क्या आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं? लिन फैंग ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है, हान सेन ने जल्दी से जवाब दिया। जिंग जीवू इतना ताकतवर था कि राक्षस से लड़ने से पहले उसे यकीन नहीं था कि वह जीत पाएगा या नहीं। मैं तुम्हारा खेल देखूंगा, लिन फैंग ने शांति से कहा। हान सेन ने लिन फैंग की ओर एक अजीब नज़र से देखा, उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। तांग जेनलियू खुद को समझाए बिना नहीं रह सकी। हान सेन, जिंग जीवू उसी स्कूल में पढ़ता था जहां हम पढ़ते थे। वह लिन फैंग जितना ही ताकतवर था। दुर्भाग्य से बाद में उसका तबादला एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी में हो गया और उसे लिन फैंग से ठीक से लड़ने का कभी मौका नहीं मिला। ये निश्चित रूप से एक कठिन लड़ाई होगी। अब तुम घबरा रहे हो? हान सेन ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हार जाऊंगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर जिंग जीवू ने यह सुना है तो वह जरूर बहुत खुश होगा। क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि तुमने ऐसा कहा था? तांग जेनलियू मुस्कुराए। जैसा आप चाहें, हान सेन ने सहजता से कहा। बहुत सावधान रहना। जिंग जीवू सबसे प्रतिभाशाली और मेहनती लड़का है जिसे मैंने कभी देखा है, लिन फैंग ने अचानक बीच में कहा। हान सेन आश्चर्यचकित हुआ और गंभीरता से सिर हिलाया। जो व्यक्ति लिन फैंग से ऐसी टिप्पणी प्राप्त करने में सक्षम था, वह निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय था। ठीक है, तो हम वहां जाकर तुम्हारा खेल देखेंगे। तांग जेनलियू ने जल्दी से फ़ोन रख दिया और जिंग जीवू को बुलाया। नंबर 1 मिलिट्री स्कूल का छात्र, ये तो डॉलर से भी बेहतर लगता है। हान सेन ने संतुष्ट होकर उसकी ठुड्डी को छुआ। हालांकि उस उपाधि को हासिल करने के लिए उसे उस व्यक्ति से छुटकारा पाना होगा जिसे राक्षस नाम दिया गया था। जब वह कैफेटेरिया में पहुंचा तो जी यानरान पहले ही एक टेबल ले चुकी थी। खुशकिस्मती से उसकी रूममेट वहां नहीं थी और हान सेन को लगा कि उसकी किस्मत चमकने वाली है। जी यानरान ने कहा, मैंने सुना है कि तीरंदाजी स्कूल की टीम दूसरे दौर में जिंग जीवू से भिड़ेगी। हाँ, इसके बारे में क्या? हान सेन को आश्चर्य हुआ कि जी यानरान भी तीरंदाजी टूर्नामेंट की परवाह करने लगी। यदि आप जिंग जीवू को हरा सकते हैं तो मैं आपको एजियन सागर में 4 दिवसीय डीलक्स युगल दौरे पर ले जाऊंगा, जी यानरान ने पलकें झपकाईं और कहा। हान सेन को अचानक जीतने की तीव्र इच्छा हुई। उसकी आंखें बल्ब की तरह चमक उठीं। हान सेन बुदबुदाया, 4 दिन डीलक्स कपल्स टूर। पहले तो हान सेन इंतजार करके देखना चाहता था कि आगे क्या होता है, लेकिन अब उसके पास एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी को हराने की पूरी ताकत थी। 4 दिवसीय डीलक्स युगल दौरे और अपनी सेक्सी खूबसूरत प्रेमिका के बारे में सोचकर हान सेन का खून खौल उठा। जी यानरान चाहती थी कि हान सेन जिंग जीवू को हरा दे। इसका कारण ये था कि पिछले साल जब उन्होंने हैंड ऑफ गॉड की टीम का नेतृत्व किया था तो वे जिंग जीवू से हार गए थे और शीर्ष 16 में प्रवेश करने से पहले ही रुक गए थे। औरतें बदला लेने वाली होती हैं और हान सेन की टीम का सामना जिंग जीवू से हो गया। जाहिर है, जी यानरान नहीं चाहती थी कि उसका प्रेमी उसी व्यक्ति से हार जाए। बोनस पर नज़र रखते हुए हान सेन ने जिंग जीवू के पिछले मैचों के कई वीडियो पर शोध किया। हान सेन को मानना पड़ा कि जिंग जीवू बहुत ताकतवर था। उसे उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती थी। उसकी कमजोरियों के बावजूद उसे हराना लगभग नामुमकिन था। हालांकि जिंग जीवू ताकत के मामले में भी सभी सैन्य स्कूल के छात्रों में अव्वल था। उसे परास्त करना तो दूर की बात थी। हान सेन ने अपनी तुलना जिंग जीवू से की और पाया कि वह ताकत और गति दोनों में उससे बदतर था। तांग जेनलियू ने हान सेन को बताया कि जिंग जीवू के सभी जीनो पॉइंट्स पहले ही पूरे हो चुके हैं। जिंग जीवू गॉड सेंचुरी में दूसरे स्थान पर इसलिए नहीं गया क्योंकि वह अगली चुनी हुई प्रतियोगिता में लिन फैंग से लड़ना चाहता था। इसके अलावा जिंग जीवू द्वारा अपनाई गई हाइपर जीनो कला भी अद्भुत थी। लिन फैंग और तांग जेनलियू को भी नहीं पता था कि यह किस तरह की हाइपर जीनो कला है, लेकिन यह इस मायने में बहुत कारगर थी कि एक औसत व्यक्ति जिसके जीनो पॉइंट अधिकतम थे, वह जिंग जीवू के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। ये बहुत मुश्किल है। अगर मेरे जीनो पॉइंट्स पूरे हो गए तो मैं उसे पूरी ईमानदारी से हरा सकता हूँ। हालांकि मेरे जीनो पॉइंट्स अभी भी उतने नहीं हैं। हान सेन को यह नहीं पता था कि वह अपने प्रतिद्वंदी का अध्ययन कर रहा था, उसका प्रतिद्वंदी भी उसका अध्ययन कर रहा था। लिन फैंग ने कहा था कि जिंग जीवू सबसे प्रतिभाशाली और मेहनती व्यक्ति था। जिंग जीवू का दिमाग तेज था, लेकिन वह कभी किसी प्रतिद्वंदी को हल्के में नहीं लेता था, खासकर ऐसे प्रतिद्वंदी को जिसे लिन फैंग महत्व देता था। जिंग जीवू ने स्काईनेट पर हान सेन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी, जिसमें स्टारी कप में वॉरफ्रेम प्रतियोगिता का वीडियो भी शामिल था। उसने ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग वीडियो और हान सेन का विज्ञापन भी देखा था। जिंग जीवू को लगभग सब कुछ मिल गया था और वह उन सब पर ध्यानपूर्वक नजर रख रहा था। जिंग, तुम क्या देख रहे हो? किनचेंग चलकर जिंग जीवू के पीछे खड़ा हो गया। किनचेंग एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी की स्कूल तीरंदाजी टीम में दूसरे नंबर पर थे।
मूल रूप से किनचेंग तीरंदाजी टीम में नहीं बल्कि वॉरफ्रेम टीम में था। वह वॉरफ्रेम स्कूल टीम का कप्तान हुआ करता था और स्कूल के लिए चैंपियनशिप जीतता था। क्योंकि जिंगजीवू ने कहा था मैं तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता हूं, इसलिए उसे तीरंदाजी टीम में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर भी किनचेंग मिलिट्री अकादमी लीग में शीर्ष पर था। जिंगजीवू के बिना भी किनचेंग टीम को जीत दिला सकता था। ब्लैकहॉक से हान सेन, जिंगजीवू ने कहा, उसकी नज़र वीडियो पर थी, एक भी विवरण छूटा नहीं था। मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना है। चूंकि इसने ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग में नालान चेंगनुओ को हराया है, इसलिए यह बहुत ताकतवर होगा। किनचेंग जिंगजीवू के पास बैठ गया और पूछा, अब तक तुम इसके बारे में क्या जानते हो? बहुत अच्छा, जिंगजीवू ने कहा। किनचेंग ने हैरानी से जिंगजीवू को देखा। जिंगजीवू से ऐसी बात बहुत कम लोग सुन पाते हैं। कम से कम उन सभी प्रतियोगिताओं में जिनमें उन्होंने साथ भाग लिया था, उसने जिंगजीवू को किसी के बारे में ऐसा कहते नहीं सुना था। कितना अच्छा, किनचेंग ने गंभीरता से पूछा। उनकी फिटनेस का स्तर आपके जैसा ही है और वे अपने प्रतिद्वंदियों के विचारों के बारे में अद्भुत निर्णय ले सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे किसी के मन की बात पढ़ सकते हैं। तब तो ये बहुत दिलचस्प होगा। ये तो बढ़िया है। अगर हमारे पास कोई अच्छा प्रतिद्वंदी भी नहीं होगा तो ये खेल बहुत उबाऊ हो जाएगा। किनचेंग हंसा। ये सही है, लेकिन मैं उसके वीडियो देखना और ज़्यादा पढ़ना पसंद करूंगा। उसके जैसे इंसान से निपटना बहुत मुश्किल है। जिंगजीवू भी हंसा। उसे किसी भी विरोधी से डर नहीं लगता। किनचेंग ने सिर हिलाया, बियर के 2 कैन खोले, एक जिंगजीवू को दिया और सोफे पर झुक गया। हान सेन के सारे वीडियो देखने के बाद किनचेंग ने कहा, वह वाकई बहुत ताकतवर है। उसके साथ ही कैसे हैं? इतना अच्छा नहीं। जिंगजीवू ने ब्लैकहॉक के दूसरे खिलाड़ियों के वीडियो दिखाए। उन्होंने बहुत गहन रिसर्च की थी। किनचेंग जिंगजीवू की शैली का आदी था। सब कुछ देखने के बाद उसने अफसोस जताया, टीम के साथी बहुत कमज़ोर हैं। तीरंदाजी प्रतियोगिता एक अलोकप्रिय खेल था। हालांकि इस साल के खेल को ज़्यादा ध्यान मिला क्योंकि जिंगजीवू ने इसमें भाग लेने का फैसला किया था। कई प्रशंसक जिंगजीवू या किनचेंग को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते थे, यहाँ तक कि वे गेम देखने के लिए प्लैनेट गोथ भी गए। विभिन्न सैन्य अकादमियों की सभी तीरंदाजी टीमों को भी प्लैनेट गोथ ले जाया गया और स्टेडियम के सामने स्थित होटल में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई। जब सीटू जियांग टीम के लिए आवास की व्यवस्था करने गए तो ब्लैकहॉक स्कूल की टीम लॉबी में खड़ी होकर अन्य टीमों को आते जाते देख रही थी। क्या आप हान सेन हैं? वर्दी में एक लड़की ने हान सेन को देखा और पास आए। मैं हूँ। और तुम हो? हान सेन ने अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा, जिसने दूसरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और हाथ में एक तरकश लिए हुए थी। मेरा नाम कियू मिंग मेई है। मुझे आपका विज्ञापन बहुत पसंद आया। क्या मैं हस्ताक्षर मांग सकती हूँ? लड़की ने हान सेन को उत्सुकता से देखते हुए कलम और कागज़ निकाला। कियू मिंग मेई, तुम सेनवू मिलिट्री अकादमी से कियू मिंग मेई हो? शी जिकांग और टीम के कई पुराने सदस्य लड़की को अविश्वास से घूर रहे थे। कियू मिंग मेई का नाम सैन्य स्कूलों में लगभग हर तीरंदाज़ जानता था। पिछले साल जब वह अभी नई छात्रा थी, उसने अपनी कमज़ोर टीम का नेतृत्व करते हुए टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया था। उसके बाद कियू मिंग मेई भी मशहूर हो गईं। इस साल उन्हें और सेनवू अकादमी को काफ़ी ध्यान मिला। हान सेन ने सिर्फ एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के टीम सदस्यों का अध्ययन किया था और उसे दूसरे सैन्य स्कूलों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। न ही उसे कियू मिंग मेई का नाम पता था। उसने उसकी तरफ से हस्ताक्षर किए और उसे कागज़ का टुकड़ा वापस दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। काश हम दोनों साथ में मैच खेल पाते। कियू मिंग मेई बहुत उत्साहित थी और अपनी टीम में वापस लौट गई। हान सेन ने पीछे मुड़कर अपने साथियों के चेहरे पर ईर्ष्या भरी नज़र देखी। शी जिकांग ने अपनी मजबूत बाँह हान सेन की गर्दन पर रखी और चिल्लाया, हान सेन, कियू मिंग मेई ने तुमसे दस्तखत मांगा था। न केवल उसके अपने टीम के साथी बल्कि लॉबी में मौजूद अन्य छात्र भी हान सेन को गुस्से से देख रहे थे। कियू मिंग मेई बहुत खूबसूरत थी और तीरंदाजी में भी उसकी महारत कमाल की थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वह तीरंदाजी प्रतियोगिता में एक स्टार थी। हान सेन के हस्ताक्षर मांगने की उसकी इच्छा ने स्वाभाविक रूप से कई लड़कों को चिढ़ा दिया। बस करो दोस्तों, कृपया अपना व्यवहार ठीक रखो। सीटू जियांग और टीम मैनेजर के कागजी काम खत्म करने के बाद टीम के सदस्य अपने अपने कमरों में चले गए। इधर उधर मत भागो। खाना खत्म करने के बाद स्टेडियम में जाकर वहीं थोड़ी ट्रेनिंग कर लो। सीटू जियांग नहीं चाहते थे कि टीम इधर उधर भागे और परेशानी खड़ी करे। रात्रि भोजन के बाद टीम गोथ स्टेडियम गई, जहां 10 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित की जानी थी। ये जिंगजीवू है। जब वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो शी जिकांग ने फुसफुसाते हुए कहा। सबने देखा कि एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी की स्कूल टीम प्रशिक्षण ले रही थी। जिंगजीवू अपने से 300 फीट दूर एक गतिशील लक्ष्य पर निशाना साध रहा था और लगातार 8 बार निशाना साध चुका था। बेहद स्थिर, लू मिंग ने सराहना की।
अचानक एक आदमी हाथ में धनुष लेकर हान सेन के पास आया और उत्तेजक लहजे में पूछा, क्या आप हान सेन हैं? मैं हूं। तुम कौन हो? हान सेन ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा पर उसे पहचान नहीं पाया। मुझे याद रखना, मैं स्मिथ मिलिट्री अकादमी से फैंग वेंडिंग हूँ और हम तुम्हारी टीम को हराकर एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी का सामना करने के लिए दूसरे दौर में प्रवेश करेंगे, उस लड़के ने घमंड से कहा। हान सेन मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। शी जिकांग कुछ कहने ही वाला था कि एक और व्यक्ति उनके पास आ गया। शी जिकांग ने अपने होंठ हिलाए और कोई आवाज नहीं निकाली तथा अपनी आंखें बड़ी करके उस व्यक्ति को घूरने लगा जो आया था। सिर्फ शी जिकांग ही नहीं, लगभग हर कोई उस व्यक्ति को देख रहा था क्योंकि वह एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी से जिंग जीवू था। जिंग जीवू ने अपना परिचय दिया और हान सेन के सामने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। हान सेन रुका और अपना हाथ हिलाया। जिंग जीवू मुस्कुराया और बोला, मैं मैच में मिलने पर आपको नमस्ते कहना चाहता था। हालांकि चूंकि मैंने आपको यहाँ देखा है इसलिए मुझे शायद अभी नमस्ते कहना चाहिए। मैं हमारे खेल का इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी। हान सेन काफ़ी उलझन में था। जितने भी मजबूत खिलाड़ी उसे मिले थे वे सब अजीब थे। जिंग जीवू अचानक कहीं से उससे बात करने आ गया। जिंग जीवू की बात सुनकर हान सेन को कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाकी लोग तो हैरान रह गए। कार्यक्रम स्थल के आसपास मौजूद पत्रकार अपने मन में लाखों सुर्खियां बना रहे थे। राक्षस का निमंत्रण, सम्राट का दासत्व, ब्लैक हॉक की विजय की संभावना पर। किसी भी तरह से अब बहुत से लोग जानते थे कि जिंग जीवू ब्लैक हॉक, या यूं कहें कि हान सेन को बहुत गंभीरता से लेता था। फैंग वेंडिंग को अकेला छोड़ दिया गया था और उसे बहुत बुरा लग रहा था। कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और जिंग जीवू की मौजूदगी में उसकी बात पूरी तरह से भूल गई थी। वेन शियू भी स्टेडियम में प्रशिक्षण का लाइव शो कर रही थीं। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग पर एक शो करना था, लेकिन उन्होंने तीरंदाजी टूर्नामेंट पर एक शो करने के लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहा क्योंकि उन्हें पता था कि हान सेन इसमें भाग लेंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हान सेन ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग छोड़कर तीरंदाजी क्यों कर रहा है। वह ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग में इतना अच्छा कर रहा था कि वह शानदार प्रदर्शन की गारंटी दे सकता था। यद्यपि वह तीरंदाजी विभाग से थे, फिर भी वेन शियूंगसियू को उनकी पसंद समझ में नहीं आई। इस वर्ष जिंग जीवू ने तीरंदाजी टूर्नामेंट में भाग लेने का विकल्प चुना था और नियमों के अनुसार वह अब काले और सफ़ेद मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकता था, जिससे सेंट जमेन सबसे मजबूत टीम बन गई। हान सेन ने साबित कर दिया था कि वह सेंट जमेन को आसानी से हरा सकता है और यह उसके लिए एक बेहतरीन मौका माना जा रहा था। हालांकि उसने तीरंदाजी में प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया और दूसरे राउंड में अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी से भिड़ गया, जो उसकी समझ से परे था। हान सेन और जिंग जीवू को बात करते देख वेन शियू को अचानक लगा कि वह कुछ समझ गई है। हान सेन और जिंग जीवू ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का समझौता जरूर किया होगा, इसीलिए उन्होंने साथ मिलकर तीरंदाजी प्रतियोगिता चुनी होगी। वेन शियू ने अपनी कल्पना को उड़ान दी। उन्होंने अपने लेख का शीर्षक भी तैयार कर लिया था, राक्षस और सम्राट के बीच मुलाकात। जैसे जैसे वेन शियू अपने काम के प्रति अधिक उत्साहित होती गई, वह अपने कार्यालय वापस गई और लिखना शुरू कर दिया। वेन शियू में वाकई बहुत रचनात्मकता थी। दरअसल जिंग जीवू सिर्फ हान सेन को नमस्ते कह रहा था क्योंकि उसने तांग जेनलियू और लिन फैंग से हान सेन के बारे में सुना था। उसकी लिखावट में हान सेन और जिंग जीवू के बीच हर तरह का प्यार और नफरत झलक रहा था। उसकी खींची हुई तस्वीरों के साथ ये लगभग असली लग रहा था। उसकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद सभी लोग जिंग जीवू और हान सेन के बीच संबंधों पर चर्चा करने लगे। मैं तो बस यही सोच रहा था कि उन दोनों ने तीरंदाजी क्यों चुनी। पता चला कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। बिल्कुल, मैं उनका द्वंद्व देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। राक्षस और सम्राट, बहुत दिलचस्प। मेरा मानना है कि हान सेन की ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग आईडी सम्राट है। मैंने हान सेन की ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग प्रतियोगिता देखी है। उसने नालन चेंगनुओ को भी 5-0 से हराया था और जिंग जीवू ने नालन चेंगनुओ को केवल 3-2 से हराया था। बहुत बढ़िया शो होगा। कितना रोमांचक। ... एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी ने बिना किसी सस्पेंस के अपना पहला राउंड जीत लिया। हालांकि टीम खेल के बाद वहां से नहीं गई, बल्कि कपड़े बदलकर स्टैंड पर बैठकर अन्य टीमों के खेल देखने लगी, जिससे उन लोगों को और सबूत मिल गया जो हान सेन और जिंग जीवू के बीच संबंधों के बारे में अटकलें लगा रहे थे। वेन शियूंगसियू बहुत उत्साहित हो गई और उसने अपना कैमरा गेम के बजाय जिंग जीवू और हान सेन पर केंद्रित कर दिया। खेल के दर्शक भी गर्मागर्म बहस में उलझे हुए थे। आखिरकार ब्लैकहॉक की बारी आई। उनका प्रतिद्वंदी स्मिथ मिलिट्री अकादमी था। लोग अंदाजा लगा रहे थे कि सीटू जियांग ब्लैकहॉक का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुनेंगे और नतीजे देखकर हैरान रह गए। शू त्यानहाओ पुराने कैप्टन थे, बाकी 4 टीम के साथ ही कमरा नंबर 304 के 4 नए खिलाड़ी थे।
शी जिकांग इतना हैरान हुआ कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह स्कूल का प्रतिनिधित्व कर पाएगा। उसका स्तर औसत ही था, यहाँ तक कि उन पुराने टीम सदस्यों से भी थोड़ा कमतर। जहाँ तक लू मिंग और झांग यांग का सवाल है, वे स्कूल टीम में शीर्ष स्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए कोच का उन्हें चुनना स्वाभाविक था। आगे बढ़ो, मुझे तुम पर विश्वास है। सीटू जियांग मुस्कुराया और शी जिकांग के कंधे पर थपथपाया। जैसा कि लू मिंग ने अनुमान लगाया था, सीटू जियांग मनोबल को बहुत महत्व देती थी। वह उन लोगों की बजाय शी जिकांग को अपनाना ज्यादा पसंद करती थी जो अपना आत्मविश्वास खो चुके थे। यदि पुराने कप्तान जू त्यानहाओ को विश्वास नहीं हुआ, तो सीटू जियांग उनकी जगह भी ले सकते हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए यहाँ होंगे, झांग यांग ने शी जिकांग को थपथपाया और कहा। शी जिकांग ने तुरंत कहा, चिंता की क्या बात है, इस राउंड में तो हमें राक्षस का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अगले राउंड में भी हान सेन ही हमारे लिए जीत हासिल करेगा। लू मिंग और झांग यांग ने शी जिकांग को तिरस्कार भरी नज़रों से देखा और वापस प्रशिक्षण में लग गए। टीम प्रतियोगिता एक प्लेऑफ प्रणाली थी। प्रत्येक समूह में 5 सदस्य होते थे। बाधाओं से भरे मैदान में जो टीम दूसरे समूह के सभी 5 सदस्यों को हरा देती, वह जीत जाती। ये लगभग गोलीबारी जैसा था, बस तीरों से। खेल में इस्तेमाल होने वाले तीर चपटे सिरे वाले चुंबकीय होते थे। जैसे ही तीर किसी खिलाड़ी को लगता, वह तुरंत बाहर हो जाता। वेन शियुक्सियू द्वारा आयोजित शो में प्रसिद्ध तीरंदाजी विशेषज्ञ फैंग जियोलुन को खेल का विश्लेषण करने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रोफेसर फैंग जियोलुन, क्या आप दोनों टीमों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं? वेन शियुक्सियू ने फैंग जियोलुन से पूछा। यद्यपि वेन शियुक्सियू को पहले तीरंदाजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आने से पहले उसने अपना होमवर्क किया था और अब वह नियमों और टीमों के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी। स्मिथ मिलिट्री अकादमी ब्लैकहॉक के बराबर ही रही। पिछले साल स्मिथ मिलिट्री अकादमी ने तीरंदाजी में भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, ब्लैकहॉक से बस थोड़ा ही बेहतर था। इस वर्ष स्मिथ मिलिट्री अकादमी ने भी कई तीरंदाजी छात्रों की भर्ती की, जिनमें से फैंग वैंडिंग शीर्ष में से एक था। फैंग जियोलुन ने अपना गला साफ किया और हल्के से कहा, ब्लैकहॉक और स्मिथ एक ही स्तर पर हैं और मैं कहूंगा कि उनके जीतने की संभावना 60% है। आपको लगता है कि ब्लैकहॉक के जीतने की संभावना केवल 60% है? वेन शियुक्सियू ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, मेरा मानना है कि स्मिथ के जीतने की संभावना 60% है, फैंग जियोलुन ने सहजता से कहा। वेन शियुक्सियू थोड़ी हक्की बक्की रह गई। सब जानते थे कि हान सेन ही वो खिलाड़ी है जिसे जिंग जीवू बहुत गंभीरता से लेता है, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग ऐसा कहेगा। फैंग जियोलुन ने बिना किसी और सवाल का इंतजार किए आगे कहा, मुझे पता है कि स्काईनेट पर हान सेन और जिंग जीवू को लेकर काफ़ी चर्चा है। हालांकि एक पेशेवर तीरंदाजी विश्लेषक होने के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि यह सिर्फ एक पीआर स्टंट है। हान सेन और ब्लैकहॉक में वो दम नहीं था जो एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के मुकाबले में खड़ा हो सके। मैं तो कहूंगा कि उनके लिए स्मिथ को हराना भी मुश्किल होगा। फैंग जियोलुन की टिप्पणी से दर्शकों में रोष फैल गया। ये किस तरह का विशेषज्ञ है? ये सब क्या बकवास है? मेरे सम्राट को जिंग जीवू ने चुना है, स्मिथ कुछ भी नहीं है। तथाकथित विशेषज्ञ कहाँ से आते हैं? पीआर स्टंट मेरी गांड। जिंग जीवू और हान सेन के प्रशंसकों ने अपना असंतोष व्यक्त किया। हालांकि वेन शियुक्सियू को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वह अपने ही शो में एक विशेषज्ञ को बदनाम नहीं कर सकती थी। उन्हें कहना पड़ा, कोई तो वजह होगी कि आप स्मिथ का समर्थन कर रही हैं। फैंग जियोलुन मुस्कुराए और बोले, एक विशेषज्ञ होने के नाते मैं जनता की राय से आसानी से प्रभावित नहीं होता। इसके विपरीत मैं आंकड़ों को महत्व देता हूं। मैं स्मिथ के जीतने की संभावना इसलिए ज़्यादा कह रहा हूं क्योंकि वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार ब्लैकहॉक स्मिथ के आसपास भी नहीं है। मुझे कोई फैसला नहीं करना है, बस आंकड़ों की व्याख्या करनी है। हालांकि जनता पीआर स्टंट और फर्जी खबरों से गुमराह हो रही है, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि ब्लैकहॉक एक कमज़ोर टीम है। वेन शियुक्सियू इस बात पर शर्मिंदा थीं। फैंग जियोलुन ने जिन झूठी खबरों की बात की थी, उनमें से एक उनका लेख भी था। दूसरी ओर फैंग जियोलुन को यह नहीं पता था कि वेन शियुक्सियू ने ऐसी रिपोर्ट लिखी है। उसने ऐसा विश्लेषण इसलिए किया क्योंकि फैंग वैंडिंग फैंग जियोलुन का भतीजा था। फैंग जियोलुन जानता था कि फैंग वैंडिंग के माता पिता पेशेवर तीरंदाज थे और फैंग वैंडिंग के पास वाकई बेहतरीन कौशल थे, इसलिए उसने इस मौके का इस्तेमाल अपनी अद्भुत विश्लेषणात्मक क्षमता का बखान करने और अपने भतीजे को कुछ प्रसिद्धि दिलाने के लिए किया। फैंग जियोलुन ने आगे कहा, स्मिथ ने इस साल कई बेहतरीन छात्रों को चुना है, खासकर फैंग वैंडिंग नाम के एक छात्र को। अगर आपको तीरंदाजी प्रतियोगिताओं के बारे में कुछ पता होता तो आपको फैंग हुआ और फैंग युनमेई का नाम ज़रूर सुना होगा, जो इवॉल्वर्स के 2 पेशेवर तीरंदाज हैं। फैंग वैंडिंग एक बेहतरीन पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं और खुद भी बहुत प्रतिभाशाली हैं। एक स्टार तीरंदाज। आप क्या कह रहे हैं कि फैंग वैंडिंग तीरंदाजी में हान सेन से बेहतर है? वेन शियुक्सियू ने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की।
ये सवाल ही कैसे उठता है? कोई व्यक्ति जो वॉरफ्रेम खेलता है, ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग करता है और यहाँ तक कि विज्ञापन भी शूट करता है, बनाम एक वास्तविक तीरंदाज। मुझे यकीन है कि आप यह नहीं जानते होंगे। ये फेंग युनमेई का बड़ा भाई है। वास्तव में, हाँ, ये सच है। मैं फेंग वेंडिंग के साथ एक ही इमारत में रहता हूँ और अक्सर फेंग जियोलुन को उससे मिलने आते देखता हूँ। बेशर्म, ये कैसा विशेषज्ञ है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास कहने की। मैंने कभी नहीं सुना कि तीरंदाजी कौशल विरासत में मिल सकता है। दर्शकों को जल्द ही फेंग जियोलुन और फेंग वेंडिंग के बीच संबंधों के बारे में पता चल गया। इस समय तक खेल शुरू हो चुका था। हर टीम मैदान के एक छोर से मैदान में उतरी। मैदान आधा मील से भी ज्यादा लंबा आयताकार था। मैदान में छोटी छोटी पहाड़ियां, जंगल और दीवारें समेत हर तरह की बाधाएं फैली हुई थीं, जिससे खिलाड़ियों को अलग अलग रणनीतियां अपनाने का मौका मिलता था। खिलाड़ियों को प्रायोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न धनुष बाणों में से चुनना होता था। चूंकि हर किसी की ताकत और आदतें अलग अलग थीं, इसलिए हथियारों के मॉडल के बारे में कोई नियम नहीं थे। 6.0 से 20.0 तक हर शक्ति स्तर पर कई विकल्प उपलब्ध थे। हालांकि कई उच्च तकनीक वाले मिश्रित धनुष उपलब्ध थे जो उपयोग में आसानी और सटीकता का संयोजन करते थे, फिर भी हानसेन ने पारंपरिक लंबे धनुष को ही चुना। धनुष का अभ्यास सबसे कठिन था, लेकिन ये हर तरह की परिस्थितियों में सबसे ज्यादा लचीला था। हानसेन शुरू से ही पारंपरिक धनुष का इस्तेमाल करते रहे थे। उन्होंने एकीकृत शिक्षा में इसकी बुनियादी बातें सीखी थीं और यांग मानली ने उन्हें और निखारा था। उसके बाद उन्होंने सैन्य स्कूल में कई तकनीकें सीखीं। इस समय तक वे तीरंदाजी में काफ़ी ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके थे। 11.0 का पारंपरिक लंबा धनुष एक लोकप्रिय विकल्प था। आमतौर पर वरिष्ठ सैन्य स्कूल के छात्र अपने फिटनेस इंडेक्स में 13 से 14 तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वे आमतौर पर 11.0 या 12.0 का धनुष चुनते थे। हानसेन ने जो धनुष चुना वह अपेक्षाकृत कमज़ोर था। शी जिकांग में बहुत ताकत थी, इसलिए उसने 14.0 का आधुनिक मिश्रित धनुष चुना। धनुष बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसमें लचीलापन कम था। हालांकि मिश्रित धनुष को पारंपरिक धनुष की तुलना में चलाना आसान था, लेकिन गति का त्याग करना पड़ता था। शी जिकांग ने खेल में एक दूर से हमला करने की योजना बनाई थी, और स्मिथ मिलिट्री अकादमी के किसी भी खिलाड़ी पर छिपकर हमला करने की उसकी कोई योजना नहीं थी। झांग यांग ने हानसेन की तरह एक पारंपरिक धनुष चुना, हालांकि उन्होंने 12.5 वाला धनुष चुना, जो हानसेन के धनुष से अधिक मजबूत था। लू मिंग ने तीर आराम वाला एक रिकर्व शिकार धनुष चुना, जिसकी सटीकता पारंपरिक धनुष से ज्यादा थी। यह पारंपरिक और मिश्रित धनुष का मिश्रण था, इसलिए काफी व्यवहारिक था। जू त्यानहाओ ने 13.0 का मिश्रित धनुष चुना। शी जिकांग की तरह वह भी एक निश्चित स्थान पर आक्रमण करने का आदी था, बस उसकी ताकत शी जिकांग जितनी ज्यादा नहीं थी, जो या तो जन्मजात हरक्यूलिस था या उसके पास जीनो पॉइंट्स की अच्छी संख्या थी। 5 धनुषों में से हानसेन ने सबसे कम शक्ति की आवश्यकता वाले धनुष को चुना, जिसके कारण फेंग जियोलुन ने उसकी आलोचना की। उसने 11.0 का धनुष चुना है, जिसका मतलब है कि उसका फिटनेस इंडेक्स बहुत खराब है। स्कूल टीम का सदस्य होने के नाते, हालांकि वह अभी नया है, फिर भी उसे 12.0 का धनुष अच्छी तरह इस्तेमाल करना आना चाहिए, वरना वह पूरे टूर्नामेंट में सबसे नीचे ही रहेगा। मैं समझ सकता हूँ। हानसेन ने अपनी सारी ऊर्जा वॉरफ्रेम और ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग में लगा दी है, जो उसकी कमज़ोर काया की वजह हो सकती है। फेंग जियोलुन ने फिर अपने भतीजे की ओर रुख किया। इस मामले में फेंग वेंडिंग उससे कहीं बेहतर है। उन दोनों ने पारंपरिक लंबे धनुष चुने, फिर भी फेंग वेंडिंग ने 12.5 चुना, जो उसके फिटनेस स्तर के बारे में बहुत कुछ कहता है। फेंग जियोलुन ने अपने भतीजे की प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि दर्शकों को ये बात पसंद नहीं आई। बकवास, ये किसी भी चीज़ का संकेत नहीं है। मैं 15.0 धनुष का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन इसका अधिक उपयोग नहीं कर सकता। कितना नकली! तुम्हें कैसे पता कि हानसेन उसे उस 11.0 धनुष से नहीं हरा सकता? बिल्कुल, गुरु के हाथों में कोई भी धनुष अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने केवल हानसेन के बारे में सुना है। फेंग वेंडिंग कौन है? विश्लेषण से गहरी नाराजगी पैदा हुई। यहाँ तक कि दूसरी टीम के प्रशंसक भी हानसेन का बचाव करने लगे। हानसेन के अपने प्रशंसकों की तो बात ही छोड़िए। प्रोफेसर फेंग, मुझे लगता है कि यह थोड़ा व्यक्तिपरक था। हमारे दर्शकों की राय काफ़ी अलग अलग है, वेन जियोक्सियू ने कहा। फेंग जियोलुन ने टिप्पणियों पर नज़र डाली और सहजता से कहा, सच्चाई हमेशा कुछ ही लोगों के हाथों में होती है। मैं बस एक तथ्य बता रहा हूँ, जिसे कमज़ोर दिमाग वालों के लिए स्वीकार करना आसान नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द वे समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि खेल का नतीजा सब कुछ साबित कर देगा। इस तरह के शब्दों ने दर्शकों को इस सर्वज्ञ व्यक्ति से और भी अधिक नफरत करने पर मजबूर कर दिया। जी यानरान और को लिली भी उसकी बातों से नाराज हो गए। को लिली भड़क उठी, ये कैसा घटिया विशेषज्ञ है।
कितना गैर पेशेवर। जी यानरान का चेहरा गंभीर था। उसने होंठ सिकोड़े और कहा, एक बात में तो वह सही है। खेल का नतीजा सब कुछ साबित कर देगा, बस उसकी कही कोई बात नहीं। हालांकि दर्शक शिकायत कर रहे थे, लेकिन फैंग जियोलुन उन सभी टिप्पणियों को नज़रअंदाज करने में कामयाब रहे और स्मिथ की खूबियों के बारे में बात करना जारी रखा। इस समय तक ब्लैक हॉक और स्मिथ के खिलाड़ी दूसरी टीम तक पहुंचने के लिए हर तरह की बाधाओं का इस्तेमाल कर चुके थे। लड़ाई शुरू होने वाली थी। फैंग जियोलुन के पास अपने भतीजे की प्रशंसा करने के अपने कारण थे, जो वास्तव में एक मजबूत तीरंदाज था। फैंग वेंडिंग की तकनीक बहुत अच्छी थी और वह टीम को अच्छी तरह से नियंत्रित कर पाता था। मिलिट्री अकादमी लीग में उसे निश्चित रूप से एक शीर्ष खिलाड़ी माना जा सकता था। यदि हान सेन न होते तो वह स्मिथ को आसानी से एक अच्छी टीम को हराने में मदद कर सकते थे। जू तियानहाओ ने कहा, चलो पहले ऊंचाइयों पर कब्जा करें और वापस लड़ने के अवसर तलाशें। कैप्टन, मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। हम उनसे सीधे मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम हैं, झांग यांग ने सुझाव दिया। लू मिंग ने यह भी कहा, हम लंबे समय से एक टीम के रूप में अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अगर हम उनसे दूर लड़ेंगे तो हमारी टीम वर्क बहुत प्रभावशाली नहीं होगी। हमें वहां जाकर उन्हें पास ही रखना चाहिए। हान सेन इतना अच्छा तीरंदाज है कि वह उन्हें खुद ही खत्म कर सकता है। आप क्या कहते हैं, हान सेन? जू तियानहाओ ने पूछा। ये तो बस स्मिथ की बात है। हम तो वैसे भी जीतेंगे, हान सेन मुस्कुराया और बोला। शीजिकांग अचानक उत्साहित हो गया, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो अभी वहां चलें। चलो चलें। जू तियानहाओ में स्कूल टीम में 2 साल से इस तरह का उत्साह नहीं था, क्योंकि वे हमेशा हारते रहे थे। चूंकि सभी नए छात्रों ने बहुत साहस दिखाया था, इसलिए जू तियानहाओ खुशी खुशी उनकी मदद करने को तैयार हो गए। 5 लोगों की टीम ने अलग अलग वस्तुओं को अपने कवर के रूप में इस्तेमाल किया और ऊंचाइयों पर कब्जा करने के इरादे के बिना तेजी से स्मिथ के आधे कोर्ट की ओर दौड़ पड़े। हाँ, ब्लैक हॉक ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने स्मिथ को गंभीरता से भी नहीं लिया। बहुत बढ़िया, ये थोड़ा खतरनाक लगता है ना? खतरनाक कैसे? हान सेन को स्मिथ के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह जिंग जीवू के समान स्तर का है। बहुत बढ़िया, मुझे ये पसंद है। ब्लैक हॉक के 5 खिलाड़ियों को जोखिम उठाते देख दर्शक रोमांचित हो गए। तीरंदाजी के खेल में सबसे दिलचस्प बात निश्चित रूप से एक तयशुदा आक्रमण के बजाय आमने सामने की लड़ाई थी। शुरुआत में फैंग जियोलुन को चिंता थी कि फैंग वेंडिंग को गेम जीतने में थोड़ी दिक्कत होगी। ब्लैक हॉक को पूरी ताकत से दांव लगाते देख वह हंसा और बोला, लगता है मैंने ब्लैक हॉक को कुछ ज्यादा ही श्रेय दे दिया। उनके खराब कौशल के अलावा उनके पास कोई रणनीति भी नहीं थी। कोई कवच या सहयोग नहीं है। अगर वे ऐसा करना ही चाहते हैं तो उनमें से कुछ ने मजबूत मिश्रित धनुष क्यों चुने? सभी को एक लचीला लंबा धनुष चुनना चाहिए था। मुझे यकीन है कि स्मिथ मेरे अनुमान से ज्यादा आसानी से जीत जाएगा। खेल देखकर वेन शियुशियु भी भौचक्की रह गई। हाल ही में उसने जो कुछ सीखा था उसके आधार पर फैंग जियोलुन की बातें बहुत सही लग रही थीं। ब्लैक हॉक की रणनीति बिल्कुल बेतुकी लग रही थी। आमतौर पर अगर किसी टीम को अपने दुश्मन के पास जाना होता तो उसे हर तरह की आड़ में और धीरे धीरे आगे बढ़ना होता। जब पांचों एक साथ दौड़ते तो अंधेरे में छिपे दुश्मन से टीम के सदस्य आसानी से टकरा सकते थे। अब जीतने का एकमात्र मौका यह था कि ब्लैक हॉक स्मिथ को तुरंत हरा सके, जिससे उन्हें कोई भी गुप्त हमला करने का अवसर न मिले। हालांकि पहले दौड़कर ब्लैक हॉक ने खुद को नुकसान में डाल लिया था। स्मिथ को एक बार में हराना लगभग नामुमकिन था। ब्लैक हॉक खिलाड़ियों को दौड़ते हुए देखकर फैंग वेंडिंग ने मुस्कुराते हुए आदेश दिया, नीचे लेट जाओ और अनुकूल स्थानों पर कब्जा कर लो। मेरे आदेश पर गोली चलाओ। कप्तान, वे मेरी शूटिंग रेंज में घुस आए हैं। क्या मुझे अब शूटिंग शुरू करनी चाहिए? 14.0 का कंपोजिट बाउल पकड़े एक खिलाड़ी ने पूछा। रुको, जब वे गिरे हुए पेड़ों के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो हम गंभीर हमला करेंगे, फैंग वेंडिंग ने अपने विरोधियों को देखते हुए कहा। ब्लैक हॉक खिलाड़ी पूरी ताकत से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। हालांकि स्मिथ खिलाड़ी अभी उन पर निशाना साध सकते थे, लेकिन सिर्फ एक ही कंपोजिट धनुष उनके इतने पास था। इतनी दूरी होने के कारण एक धनुष से कोई खास फर्क नहीं पड़ सकता था। चूंकि हान सेन और उसके साथी अभी भी दौड़ रहे थे, इसलिए फैंग वेंडिंग उन्हें थोड़ा और पास आने देता ताकि बेहतर हमला कर सके। गिरे हुए पेड़ों का क्षेत्र पूरे मैदान में सबसे खुला क्षेत्र था और सभी स्मिथ खिलाड़ियों की शूटिंग रेंज के भीतर था। ब्लैक हॉक खिलाड़ियों को उस क्षेत्र में आते देख दर्शकों को भी उनके प्रति बुरा महसूस हुआ। ये खेल 5 मिनट से भी कम समय में खत्म हो जाना चाहिए। फैंग जियोलुन ने यह देखा और मुस्कुराया। बहुत जल्द ही फैंग जियोलुन के चेहरे पर मुस्कान जम गई। जब हान सेन और उनके साथी स्मिथ खिलाड़ियों की शूटिंग रेंज में प्रवेश करते थे तो इसका मतलब ये भी था कि स्मिथ खिलाड़ी अब हान सेन की शूटिंग रेंज के दायरे में थे। जब फैंग वेंडिंग ने गोली चलाने का आदेश दिया तो तीर के बाद तीर उस ओर उड़े जहां स्मिथ खिलाड़ी छिपे हुए थे।
स्मिथ के दो खिलाड़ी, जिन्हें लगा कि वे अच्छी तरह से छिप रहे हैं, तुरंत आउट हो गए। हालांकि फैंग वैंडिंग और अन्य दो ने तेजी से प्रतिक्रिया की और तीरों को चकमा दिया, लेकिन उन्होंने वापस गोली चलाने का अवसर खो दिया। हान सेन द्वारा पलक झपकते ही 5 तीर छोड़े जाने से सभी लोग हैरान रह गए और वहां सन्नाटा छा गया। अगले ही क्षण दर्शकों में जोरदार जयकारे गूंज उठे। क्या बात है, उसे कैसे पता चला कि स्मिथ के 5 लोग कहाँ छिपे हुए थे? इतनी जल्दी? मैंने तो उसे धनुष छूते तक नहीं देखा। वह इतना मजबूत खिलाड़ी है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिंग जिवू उसे इतनी गंभीरता से लेता है। वह न केवल काले और सफ़ेद मुक्केबाजी सम्राट हैं, बल्कि एक अद्भुत तीरंदाज भी हैं। अजय, मैदान इतना बड़ा था कि अगर खिलाड़ी छिपे भी होते तो उन्हें ढूंढना मुश्किल होता। लेकिन हान सेन के तीर मिसाइलों जैसे थे और उन्होंने स्मिथ के खिलाड़ियों को सटीक निशाना लगाकर उनके दुश्मनों को तुरंत ढेर कर दिया। यह एक बड़ों और बच्चों के बीच का मुकाबला जैसा था। हालांकि हान सेन के लिए यह इतना मुश्किल नहीं था। वह हत्या करने में माहिर था और उस क्षेत्र का एक निश्चित नक्शा भी था। हान सेन जानता था कि गिरे हुए पेड़ों वाले इलाके में पहुंचते ही स्मिथ के लोगों के लिए हमला करने का सबसे अच्छा मौका था। और वैसे भी यह जानना कि वे कहाँ छिपे हैं, उसकी एक खूबी थी। चलो चलें, अब और देखने की ज़रूरत नहीं है। जिंग जीवू पहले उठ गया। वह वाकई एक ज़बरदस्त प्रतिद्वंद्वी है। मैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए उत्सुक हूँ। ये बहुत अफसोस की बात है कि उसके सभी साथी कमज़ोर हैं। किन चेंग ने सिर हिलाया। हान सेन जैसी शैली वाला एक खिलाड़ी होने के नाते वह हान सेन की सही निर्णय लेने की क्षमता से बहुत प्रभावित था। जीवन प्रतिस्पर्धाओं से भरा था, लेकिन समान स्तर का प्रतिद्वंद्वी पाना जश्न मनाने लायक बात थी। जब किन चेंग ने हान सेन को देखा तो वह सोचता रहा कि अगर वह हान सेन होता तो क्या करता। और ऐसा हुआ कि वह ठीक वही करता जो हान सेन ने किया था। किन चेंग की गति, मार्ग और समय बिल्कुल वही होता। यद्यपि किन चेंग अभी तक हान सेन से आधिकारिक रूप से नहीं मिला था, लेकिन वह हान सेन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी मानता था। अब किन चेंग हान सेन को जिंग जीवू से भी ज्यादा हराना चाहता था। वह तो ये भी चाहता था कि हान सेन के साथी और भी ज्यादा ताकतवर हों, ताकि वह और हान सेन एक ही स्तर पर मुकाबला कर सकें। जैसे ही अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी की टीम वहां से निकली, उनके पीछे जोरदार जयकारे गूंज उठे। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक हॉक पहले ही जीत चुका है। सिर्फ 3 मिनट में स्मिथ पूरी तरह से हार गया था। यह उनके लिए एक बुरे सपने जैसा था। उनके पास निशाना लगाने का कोई मौका नहीं था। अगर वे जरा भी खुले होते तो उन्हें तुरंत गोली मार दी जाती। हान सेन के तीरों में आंखें थीं। तीरंदाजी आग्नेयास्त्रों से अलग थी। सबसे तेज तीरंदाजों को भी डोरी खींचने के लिए समय और जगह की ज़रूरत होती थी। इसीलिए अंत तक फैंग वैंडिंग को वापसी का कोई मौका नहीं मिला। ये 5 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया। प्रोफेसर फैंग जियोलुन को सब पता था। प्रतिभाशाली व्यक्ति तो प्रतिभाशाली होता है। फैंग वैंडिंग निश्चित रूप से जीतेगी। क्या बयान है। अब तीरंदाजी मेरी सोच से कहीं अधिक दिलचस्प है। जी यानरान ने राहत की सांस ली और खुशी से उछल पड़ी। क्यू लिली ने अपनी मुट्ठी लहराए और उपहास किया, शाबाश। तथाकथित विशेषज्ञ में वहां बैठने की हिम्मत थी। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं अपने ही मल में घुटकर मर जाती। फैंग जियोलुन एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसने फैंग वैंडिंग की बहुत तारीफ की थी, लेकिन फैंग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस जीत ने एक बार फिर ब्लैक हॉक और हान सेन को सुर्खियों में ला दिया। तीरंदाजी टूर्नामेंट को कवर करने वाले सभी मीडिया ने इस खेल पर कहानियां प्रकाशित की। हालांकि स्मिथ कोई मजबूत टीम नहीं थी, हान सेन के 5 तीर कमाल के थे। इसके अलावा जिंग जीवू ने हान सेन को इतनी गंभीरता से लिया था, जिससे लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई। वेन शियू ने भी हान सेन की प्रशंसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग से लेकर तीरंदाजी प्रतियोगिता तक सम्राट हान सेन शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने हान सेन के पिछले अनुभवों का परिचय दिया और ज्यादा पाठकों को उनसे परिचित कराया। वेन शियू की रिपोर्ट पढ़ने के बाद कई लोगों को स्काईनेट पर हान सेन का ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग गेम वीडियो मिला और वे उससे और भी अधिक प्यार करने लगे। जैसे जैसे हान सेन को अधिक से अधिक प्रशंसक मिलते गए, अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी और ब्लैक हॉक के बीच के खेल पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। अधिकांश लोगों को उम्मीद थी कि हान सेन अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनका मानना था कि अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी फिर भी जीतेगी। आखिरकार जिंग जीवू की छवि अधिक स्थापित थी और उनके पास सर्वश्रेष्ठ टीम के साथी थे जो प्रसिद्ध खिलाड़ी भी थे और वे किसी भी अन्य सैन्य अकादमी में टीम का नेतृत्व कर सकते थे। ब्लैक हॉक की ओर से हान सेन को छोड़कर कोई भी मजबूत खिलाड़ी नहीं था तथा उनके 3 साथी नए खिलाड़ी थे। यही कारण था कि अधिकांश लोग हान सेन और जिंग जीवू के बीच मैच देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन ब्लैक हॉक की जीत की ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। किसी को यकीन नहीं था कि जिंग जीवू हार जाएगा। आखिरकार वो एक राक्षस था और वो राक्षस अजेय था। ब्लैक हॉक को भी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी।
मैच से पहले जब सीटू जियांग रणनीति समझा रही थी तो उन्होंने भी कहा था कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही काफ़ी है। टीम के सभी सदस्यों की सोच एक जैसी थी, किसी में भी जीत के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि झांग यांग, जो हमेशा से सकारात्मक रहे थे, ने भी कहा कि यह एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी में 1 या 2 खिलाड़ियों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। अगर कोई और खेल होता तो उसे इतनी परवाह नहीं होती। हालांकि इस खेल का मतलब था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कपल ट्रिप। उसे जीतना ही था। हालांकि इस तरह की टीम प्रतियोगिता में एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के सामने खड़े होने के लिए उन्हें भी अपने साथियों के समर्थन की आवश्यकता थी। यदि उनके साथियों को यह विश्वास हो जाए कि वे हारने वाले हैं तो कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। नहीं, मुझे उनकी लड़ाकू भावना को प्रेरित करना होगा। हान सेन ने अपने साथियों की ओर देखा और झांग यांग पर नज़र डाली। इसमें कोई शक नहीं कि झांग यांग ही वो शख्स था जिसमें सबसे ज़्यादा दमखम था। हालांकि अकेले उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। हान सेन हिचकिचाया और उसने सीटू जियांग पर नज़र गड़ा दी। स्कूल टीम के कोच के रूप में सीटू जियांग काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अगर हान सेन गॉड सेंचुरी में ज़्यादा समय न बिताते और अपने साथियों के साथ अभ्यास करने के लिए ज़्यादा समय पाते तो शायद वे और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। हालांकि एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के सामने इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब सीटू जियांग अगले मैच में अपनी व्यवस्था समझा रही थी तो हान सेन अचानक उठ खड़ा हुआ और उसके पास चला आया। सीटू जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि छात्रा क्या चाहती है। उसे उसकी बात सुननी चाहिए थी या उसके पास जाने के बजाय अपना हाथ ऊपर उठाना चाहिए था। कोच, जब आपने मुझे स्कूल टीम में भर्ती किया था तो क्या आपने मुझे नहीं बताया था कि मेरा लक्ष्य इस टूर्नामेंट में चैंपियनशिप जीतना है? हान सेन अपनी पीठ सीधी और आंखें तेज किए हुए सीटू जियांग के पास गया। हाँ, मैंने। सीटू जियांग ने सिर हिलाया और थोड़ा शर्मा गई। उसे मानना पड़ा कि उसे भी यकीन नहीं था कि ब्लैक हॉक एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी को हरा सकता है। तो फिर कृपया हमें बताइए कि इसे कैसे जीता जाए। मैं जीतना चाहता हूँ, कोच को घूरते हुए हान सेन ने धीरे से कहा। सीटू जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह किसी से भी ज़्यादा जीतना चाहती थी। हालांकि दोनों टीमों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा था। सीटू जियांग को खुद भी नहीं पता था कि सबसे मजबूत सैन्य स्कूल को कैसे हराया जाए। लेकिन एक कोच होने के नाते वह अपनी टीम से यह नहीं कह सकती थी कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी का पहला मैच देखने के बाद सीटू जियांग ने कहा कि यह संभवतः तीरंदाजी टूर्नामेंट की अब तक की सबसे अच्छी टीम थी। राक्षस जिंग जीवू और किन चेंग जैसे अन्य खिलाड़ियों के साथ टीम इतनी मजबूत थी कि यह उसकी कल्पना से परे थी। अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो सिर्फ एक ही रास्ता है। सीटू जियांग ने कुछ देर सोचा और हान सेन से कहा। दरअसल सीटू जियांग ने इस मैच के बारे में लाखों बार सोचा था, लेकिन चाहे वह कोई भी फैसला ले उसे लगता था कि वे हार ही जाएंगे। ताकत में इतना बड़ा अंतर किसी भी रणनीति या तरकीब से परे था। फिर भी सीटू जियांग को जीत की उम्मीद थी। उसके पास एक अस्थायी योजना थी, लेकिन उसे यकीन ही नहीं था कि उसे लागू करना संभव होगा। ये बात उसके मन में गहराई से बैठी थी, लेकिन उसे अपनी टीम के साथ साझा करने का भी आत्मविश्वास नहीं था। एक कोच के तौर पर यह योजना बिल्कुल बेतुकी थी। हान सेन के इस तरह सवाल पूछने पर सीटू जियांग का मन हुआ कि अपनी योजना बता दे। हालांकि यह थोड़ा हास्यास्पद था, पर क्या होता अगर वे इसे सच में समझ पाते। सीटू जियांग में जीतने की चाहत जगी, जिसने उसे अपनी बात कहने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उसने तुरंत अपनी बात नहीं कही, बल्कि पहले हालात का जायजा लेने का फैसला किया। मैं सचमुच जीतना चाहता हूँ। कोई भी तरीका हो कृपया मुझे बताएं, हान सेन ने लड़ने की इच्छा से भरकर गंभीरता से कहा। सीटू जियांग बहुत भावुक हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि हान सेन, जो स्कूल टीम की जरा भी परवाह नहीं करता, इतना सम्मान महसूस करेगा। अगर उसे पता चलता कि वह वास्तव में अपनी प्रेमिका के साथ यात्रा के बारे में सोच रहा है तो वह शायद नाराज हो जाती। सीटू जियांग को लगा कि उसकी टीम के सभी सदस्य आशा से भरे हुए उसे देख रहे हैं। कोई भी हारना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि टीम के पुराने सदस्य भी नहीं, जब तक जीतने का मौका था। कोच, कृपया हमें बताएं, हम कैसे जीत सकते हैं? झांग यांग ने जल्दी से सीटू जियांग से पूछा। सीटू जियांग ने दांत पीसते हुए गंभीरता से कहा, जब बात पूरी ताकत की आती है तो तुम्हारे पास कोई मौका ही नहीं था। उनके हर खिलाड़ी ज़्यादा अनुभवी हैं। यहाँ तक कि उनके बीच का तालमेल भी तुम लोगों से कहीं बेहतर है। सीटू जियांग ने रुककर कहा, हालांकि इसका मतलब सब कुछ नहीं है। हालांकि उनके पास बहुत बड़ा फायदा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास कोई मौका नहीं है। सीटू जियांग की नज़र हान सेन पर पड़ी। हालांकि यह संभावना बेहद कम है। अगर आप कोशिश करने को तैयार हैं तो संभावना है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। अगर आप कोशिश करने का फैसला करते हैं तब भी आपके हारने की 99% संभावना होगी।
क्या आप अब भी ऐसा करने को तैयार हैं? कृपया हमें बताएं कि यह कैसे करना है। हान सेन शांत और दृढ़ थे। टीम के अन्य सदस्य भी सीटू जियांग को उत्सुकता से देख रहे थे। यहाँ, इसे देखो। सीटू जियांग ने मैदान का सिमुलेशन निकाला और समझाना शुरू किया। मैच शुरू होने से पहले स्टैंड पूरे एलायंस से आए दर्शकों से भर गए थे। जिंग जिवू और हान सेन के बीच इस मैच को लेकर लोग बेहद उत्साहित थे। इस मैच को लेकर तरह तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म भी छाए रहे। इस साल यह अलोकप्रिय तीरंदाजी टूर्नामेंट काफ़ी लोकप्रिय हो गया। वेन शिंगसियू आज सारी बातें कर रहे थे क्योंकि शिकायतों के कारण विशेषज्ञ फैंग जिउलुन को हुआक्सिंग स्टेशन से हटा दिया गया था। स्टैंड के पीछे धूप का चश्मा पहने कुछ युवा पुरुष एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। लिन फैंग, क्या आपको लगता है कि हान सेन जीत सकता है? तांग झेनलियू ने लापरवाही से पूछा। अपनी टीम की समग्र ताकत के संदर्भ में हान सेन के पास कोई मौका नहीं है। लिन फैंग मुस्कुराया। और तांग झेनलियू को पता था कि लिन फैंग को और भी कुछ कहना है। लिन फैंग ने इसके बारे में सोचा और कहा, हालांकि हान सेन की ताकत हत्या थी, इसलिए वह पूरी टीम का उपयोग किए बिना एक व्यक्ति से छुटकारा पाने में सक्षम हो सकता है। तुम्हारा मतलब है कि हान सेन के पास जिंग जीवू को खत्म करने का मौका है? तांग झेनलियू ने लिन फैंग का सम्मान किया। कहना बहुत मुश्किल है, शायद कोई मौका हो, लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। यहाँ तक कि वह भी इस खेल के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सके और उन्हें इंतजार करना पड़ा। लगभग सभी प्रतिभागी टीमें स्टैंड पर मौजूद थीं। यहाँ तक कि जिन टीमों का आज मैच नहीं था वे भी यहाँ मौजूद थीं। कियू मिंगमेई भी अपनी टीम की साथियों के साथ यहाँ मौजूद थीं। उनमें से ज़्यादातर एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी का निरीक्षण करने आए थे। पहले राउंड में टीम का प्रतिद्वंदी इतना कमज़ोर था कि उन्हें अपनी असली ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि ब्लैक हॉक एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी का मुकाबला कर सकता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि हान सेन राक्षस को ये दिखाने के लिए मजबूर कर देगा कि उसके पास क्या है। प्रतीक्षा कक्ष में शिज्जिकांग ने घबराहट से अपने हाथों को आपस में रगड़ा और झांग यांग से धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है कि कोच का विचार वास्तव में काम करेगा? क्यों नहीं, अगर हम हर संभव प्रयास करें तो निश्चित रूप से एक मौका है, झांग यांग ने शांति से उत्तर दिया। लेकिन ये हमारी क्षमता से बाहर है। ये बहुत जोखिम भरा है। एक बार उन्हें पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं तो हम जरूर हार जाएंगे। शी जिकांग अभी भी घबराया हुआ था। ये जोखिम भरा है, लेकिन ये हमारा एकमात्र मौका है। शायद आप कोई बेहतर विचार साझा करना चाहें, लू मेंग ने कहा। अगर मेरे पास कोई बेहतर विचार होगा तो मैं इतना घबराऊंगा नहीं। सेन, तुम्हारा क्या विचार है? शी जिकांग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। यह सबसे अच्छा तरीका है और हमारा एकमात्र मौका है। चलो वही करते हैं जो कोच ने कहा है, हान सेन ने शांति से कहा। लाइट जल रही थी और टीम के सभी सदस्य सीटू जियांग की ओर देख रहे थे। समय हो गया है। सीटू जियांग ने गहरी सांस ली और अपनी टीम को बाहर ले गई। जैसे ही वे साइट पर पहुंचे, उनका स्वागत जयकारे की लहरों से हुआ। खेल शुरू होने में 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि सबके मुंह खुले के खुले रह गए। यहाँ तक कि ऑनलाइन दर्शक भी टिप्पणी करना भूल गए और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्योंकि पूरे मैदान में अवरोधक प्रणाली लगी हुई थी, इसलिए एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के खिलाड़ी दर्शकों को न तो सुन सकते थे और न ही देख सकते थे, अन्यथा उन्हें पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है। खेल की शुरुआत से ही ब्लैक हॉक के 5 खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हो गए और एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के हाफ कोर्ट में दौड़ पड़े। पहाड़ियां और जंगल जैसी बाधाएं होने के कारण आमतौर पर खेल शुरू होते ही दोनों टीमें एक दूसरे को देख नहीं पाती थीं। दूसरी टीम पर नज़र रखने के लिए ऊंचाई पर चढ़कर खेलना आम बात थी। प्रत्येक हाफ कोर्ट में कुछ ऊंचाई थी ताकि दोनों टीमें मैदान का उपयोग कर सकें। ब्लैक हॉक खिलाड़ियों ने ऊंचाइयों का आनंद लेना छोड़ दिया था और अपने प्रतिद्वंद्वी के हाफ कोर्ट में प्रवेश करने के लिए एक ऐसे मार्ग का चयन किया था जिसे खोजना कठिन था, जो एक जोखिम भरा कदम था। एक बार जब वे ऊंचाइयों पर बैठे अपने विरोधियों की नज़र में आ जाते तो पलक झपकते ही उनका खात्मा हो जाता। ब्लैक हॉक के इस साहसिक कदम से हर कोई हैरान था। आमतौर पर जब एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी पास की किसी ऊंचाई पर होती थी तो वे ब्लैक हॉक खिलाड़ियों को देख लेते थे और ब्लैक हॉक खिलाड़ियों के नज़र में आते ही खेल खत्म कर देते थे। ये कैसी रणनीति है? ये बहुत जोखिम भरा है। वे अवश्य ही मिल जाएंगे। बिल्कुल, ब्लैक हॉक ने बहुत बुरा कदम उठाया है। मैंने सोचा था कि यह खेल देखने में बहुत अच्छा होगा। अब लगता है कि यह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि एक औसत मोटर स्कूल भी इस तरह की घुसपैठ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी की तो बात ही छोड़िए। यह क्या चाल है? जिन लोगों को तीरंदाजी के खेल की थोड़ी सी भी समझ थी, उन्हें लगा कि ब्लैक हॉक आत्महत्या कर रहा है। इस समय सीटू जियांग घबराहट में अपने हाथ मरोड़ रही थी। उसकी नज़रें अपनी टीम पर टिकी हुई थीं। उसने ऐसी रणनीति बनाई थी जो आत्महत्या जैसी लग रही थी।
कोई भी टीम इस साहसिक कदम को नज़रअंदाज करने की भूल नहीं करेगी। हालांकि हाल के वर्षों में अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के सभी खेलों को देखने के बाद यह उनका अंतिम उपाय था। अगर उसने यही रणनीति किसी और टीम पर अपनाई होती तो हार लगभग तय थी। हालांकि अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी में शायद उनकी सफलता की संभावना 1% या उससे भी कम होती। सैद्धांतिक रूप से सभी टीमें अपने विरोधियों पर नज़र रखने के लिए पहले अपने आसपास की 1 या 2 ऊंचाइयों पर कब्जा कर लेती थीं। ज़्यादातर मामलों में अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी भी यही करती थी। हालांकि बहुत ही कम परिस्थितियों में वे सीधे मैदान के बीचों बीच सबसे ऊंचे स्थान पर कब्जा करने का विकल्प चुनते थे। ऐसी परिस्थितियां इतनी कम थीं कि सीटू जियांग ने हाल के वर्षों में उन्हें ऐसा करते केवल 3 बार ही देखा था। संभावना इतनी छोटी थी कि उसका कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन सीटू जियांग के विश्लेषण ने उसे उम्मीद की किरण दिखाए। तीनों बार जब अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी ने ये निर्णय लिया, जो कि अधिक आक्रामक दृष्टिकोण था, तब उनका सामना मजबूत विरोधियों से हुआ। इससे उन्हें भी फायदा हुआ। जिन टीमों को उनका मुकाबला माना जा रहा था वे सभी हार गईं। हालांकि किसी को भी विश्वास नहीं था कि ब्लैक हॉक इतना शक्तिशाली है कि वह अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी को चुनौती दे सके, लेकिन हान सेन की वजह से मीडिया में इसे लेकर काफ़ी प्रचार हो रहा था। सीटू जियांग सोच रहा था कि क्या अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी ब्लैक हॉक को इतनी गंभीरता से लेगी कि अपनी खास रणनीति अपनाए। अगर वे अपनी रणनीति पर ही चलते रहे तो ब्लैक हॉक निश्चित रूप से हार जाएगा। यह एक जुआ था, जबकि सीटू जियांग को तो ये भी नहीं पता था कि ब्लैक हॉक के पास कोई चिप्स है भी या नहीं। खैर, ब्लैक हॉक के पास यही एक मौका था। हथेलियों में पसीना लिए सीटू जियांग प्रार्थना कर रही थी कि कोई चमत्कार हो। हान सेन आगे आगे चल रहे थे और बीच बीच में अपने हाथ में टाइमर देखते रहते थे। सीटू जियांग ने उनके रास्ते और समय को ध्यान से इस तरह से डिज़ाइन किया था कि अगर टीम सीधे केंद्र की ओर जाने का फैसला करती तो वे अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के पीछे चक्कर लगा सकें। शायद सीटू जियांग की प्रार्थना काम कर रही थी। अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के 5 खिलाड़ी वास्तव में पास की ऊंचाइयों पर कब्जा करने के बजाय केंद्र में चले गए। एक क्लासिक लड़ाई अक्सर कई संयोगों के प्रभाव में रची जाती थी। जब दर्शकों ने देखा कि दोनों टीमों के खिलाड़ी अलग अलग रास्तों से एक दूसरे से आगे निकल गए तो वे चौंक गए। WTF, ये तो पहले से अभ्यास किया गया होगा। यह मजाकिया है। ब्लैक हॉक का भाग्य बहुत अच्छा है कि अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी ने सीधे केंद्र में जाने का फैसला किया और उनसे बच निकला। अविश्वसनीय रणनीति। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसी रणनीतियां काम करेंगी। अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के कोच बहुत परेशान हो गए। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ब्लैक हॉक की रणनीति इतनी अजीब होगी। उससे भी ज़्यादा अविश्वसनीय बात यह थी कि उन्होंने ही सेंटर में जाने का फैसला लिया था, जो कि विरोधी टीम की रणनीति का हिस्सा था। ये खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि खुद कोच की नाकामी थी। इस मोड़ पर उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि ब्लैक हॉक को कुचलने की योजना अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी का सबसे बड़ा संकट बन गई। बाकी स्कूल टीमों के सभी कोच इस महिला से प्रभावित होकर सीटू जियांग पर नज़र गड़ाए हुए थे। कितना साहसी और सफल कदम। जैसे ही अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी केंद्र की ओर बढ़ रही थी, ब्लैक हॉक खिलाड़ी केंद्रीय पर्वत के पीछे जंगल में पहुंच गए थे। अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के सभी 5 खिलाड़ियों की पीठ ब्लैक हॉक खिलाड़ियों के सामने खुल गई थी। दुश्मन की पीठ पर हमला सबसे कारगर हमला होता है। इतिहास में अनगिनत प्रसिद्ध सेनापति पार्श्व से हमलों में मारे गए हैं। अपनी पीठ के खुले होने का एहसास किए बिना अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के 5 खिलाड़ी अभी भी केंद्रीय पर्वत पर चढ़ रहे थे। अचानक उनके पीछे से तीर चलाए गए। हालांकि उनकी टीम में 5 खिलाड़ी थे, तीरों का निशाना एक ही था। किन चेंग, अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी में नंबर 2 और टीम का दूसरा स्टार। भले ही किन चेंग जिंगजीवू जितना प्रसिद्ध न रहा हो, लेकिन टीम में उसका योगदान जिंगजीवू से कम नहीं था। एक छात्र युद्धक कमांडर के रूप में किन चेंग के पास न केवल बेहतरीन तीरंदाजी कौशल था, बल्कि उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता भी थी। टीम में किन चेंग के साथ जिंगजीवू विरोधियों को धूल चटाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता था। किन चेंग के बिना अलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी अभी भी मजबूत होती, लेकिन अब अजेय नहीं होती। शुरू से ही सीटू जियांग की योजना जिंगजीवू की बजाय टीम के दिमाग किन चेंग को खत्म करने की थी। एक तरफ जिंगजीवू का शरीर इतना मजबूत था कि इस तरह का छुपकर किया गया हमला शायद काम न आए। दूसरी तरफ किन चेंग से छुटकारा पाना ब्लैक हॉक के लिए रणनीतिक रूप से ज्यादा मायने रखता था। सावधान, जिंगजीवू ने तीरों के आने से पहले ही हमले को भांप लिया। तीरों से बचाव के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह बस अपनी आवाज़ का इस्तेमाल कर सकता था। किन चेंग ने तुरंत कार्रवाई की। यह एक तीरंदाजी का खेल था, इसलिए प्रतिद्वंद्वी के तीरों को छूने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल वर्जित था। खिलाड़ी या तो चकमा दे सकता था या अपने तीर से ही पलटवार कर सकता था। तीरों ने किन चेंग की हर दिशा को अवरुद्ध कर दिया था। उनका इरादा किन चेंग को बाहर निकालने का था, ये साफ था।
किन चेंग ने अपना धनुष पकड़ा और एक ही पल में 3 तीर छोड़े, जिससे उसके चेहरे पर आने वाले तीनों तीर गिर गए। किन चेंग, शाबाश! एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के कोच ने उत्साह में अपनी मुट्ठी लहराई और अपनी टीम में किन चेंग को पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस किया। ऐसा कौशल और शांति जिंग जीवू के अलावा किसी और में नहीं थी। किन चेंग के साथी भी बहुत खुश थे। बहुत बढ़िया, शाबाश किन चेंग। हाँ, ब्लैक हॉक ने किन चेंग पर हमला करने के लिए बहुत प्रयास किया और असफल रहा। किन चेंग वास्तव में युद्ध शैली का राजा था। हमारे पास जिंग जीवू से भी अधिक है। किन चेंग भी उतना ही अच्छा है। जब वे जश्न मना रहे थे तो अचानक किन चेंग चिल्लाया क्योंकि एक तीर उसकी छाती पर आकर लगा। बीप बीप। एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी। किन चेंग आउट। आर्चर, ब्लैक हॉक, हान सेन। किन चेंग के कपड़े चमक उठे और मैदान में एआई की आवाज़ गूंज उठी, जिससे एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के कोच सहित सभी लोग चौंक गए। किन चेंग ने अपने शरीर पर लगे तीर को शून्य भाव से देखा। उसने सिर्फ 3 तीर देखे थे। फिर भी जब उसने उन तीनों को रोका तो अचानक एक और तीर उसकी ओर झपटा। उसे दोबारा प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला और तीर लगने से पहले ही वह तीर से घायल हो गया। हान सेन से सावधान, वह हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर है, किन चेंग ने जिंग जीवू से कहा। वह पहले ही समझ गया था कि वह तीर कहाँ से आया है। पहले 3 तीर तो बस एक आवरण थे, जबकि हान सेन का तीर उनमें से एक के पीछे छिपा हुआ था। आखिरी तीर के आने से पहले उसे तीनों तीरों को रोकना था। हालांकि उस समय उसके पास आखिरी तीर से निपटने का समय नहीं था। कहना आसान था, करना मुश्किल। उसने पूरे तीरंदाजी टूर्नामेंट में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो ऐसा कर सके। चूंकि किन चेंग को एक स्मार्ट मशीन द्वारा बाहर कर दिया गया था, इसलिए एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के नुकसान के साथ खेल जारी रहा। ब्लैक हॉक खिलाड़ी जंगल में छिपे हुए थे, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी बिना किसी आड़ के ढलान पर खुले में थे। एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के खिलाड़ियों के सामने 2 विकल्प थे, या तो ऊपर जाएं या नीचे। बिना किसी हिचकिचाहट के जिंग जीवू ने सभी को नीचे जाने का आदेश दिया, जो ऊपर जाने से तेज था और उन्हें अपनी पीठ उजागर करने की आवश्यकता नहीं थी। नीचे आना भी इतना आसान नहीं था। ब्लैक हॉक ने इस भाग के लिए पूरी तैयारी की थी। किसी ने भी कोई मजबूत धनुष नहीं चुना। सभी ने गति के लिए 11.0 धनुष चुने। इन छात्र तीरंदाजों के लिए यह बहुत कमजोर धनुष था, लेकिन वे लगातार निशाना साध सकते थे। उनके कप्तान शू त्यानहाओ के आदेश पर एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के एक खिलाड़ी पर तीरों की बौछार हुई। बिना किसी सुरक्षा के वह खिलाड़ी तुरंत आउट हो गया। हाँ, यह मैं था। शिजिकांग ने उत्साह में अपना रिकव धनुष लहराया। सावधान, हान सेन शिजिकांग को खींचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक तीर तुरंत शिजिकांग को लगा। यद्यपि सभी तीरों के सिर सपाट रबर के थे, फिर भी शिजिकांग दर्द से जमीन पर लौट रहा था। वह धनुष 16.0 का होना चाहिए। जिंग जीवू वास्तव में एक राक्षस है, जू त्यानहाओ ने एक पेड़ के पीछे छिपकर कहा। हान सेन 16.0 का लंबा धनुष भी खींच सकता था, लेकिन शायद 2 से ज्यादा तीर नहीं चला सकता था। जिंग जीवू की तरह लगातार तीर चलाना उसके बस की बात नहीं थी। जिंग जीवू के हाथ में 16.0 का धनुष 11.0 जैसा लग रहा था। जल्दी करो, उन्हें नीचे आने की अनुमति मत दो, लू मेंग ने सभी पर चिल्लाया। तीरों की एक और बौछार में जिंग जीवू ने शू त्यानहाओ पर निशाना साधा, जो तुरंत ही गिर गया। खुशकिस्मती से हान सेन ने एक और प्रतिद्वंद्वी को भी मार गिराया। दर्शक रोमांचित हो गए। जिंग जीवू के स्कूल टीम में शामिल होने के बाद से ये पहली बार था कि एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी में 3 खिलाड़ी बाहर थे।